गांजा, अफीम, चरस आम हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को ये जो नशा बेचने वाले लोग होते हैं, ये लोग लालच देते हैं कि आप आइए, कमाइए हमारे साथ, और उसी कॉलोनी के बच्चे नशे की डिलीवरी का काम करने लग जाते हैं, नशे को पिकअप एंड ड्रॉप करने का काम करने लग जाते हैं। मैं जहां पर रहता था किराड़ी, वहां पर बहुत सारी समस्याएं, मतलब एक ऐसा इलाका जो राजधानी दिल्ली में तो है पर समस्याएं बहुत सारी हैं। रोड टूटे हुए हैं, नालियां खराब हो रखी हैं। तो मैंने एक वीडियो शूट किया और मैंने एक यूट्यूब पे ऐसे ही डाल दिया। पानी भरा हुआ है, इतना बुरा हाल है, और जब भी बारिश आती है यहाँ पानी भर जाता है, और लगातार हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहाँ का विधायक भी विकास के नाम पर कुछ नहीं करता है। मेरे इलाके के पार्षद मेरे घर पर आ गए थे और उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं एक पत्रकार बनूंगा। आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान हैं जिनको आपने दिल्ली की सड़कों पे रेड मारते, स्टिंग करते हुए और न्यूज़ कवर करते हुए हमेशा देखा ही होगा। हमारे गेस्ट का नाम है हिमांशु मुदगल। नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि ग्राउंड से तो कई बार ही हम आवाज़ उठाते हैं, पर आज विस्तार में चर्चा करेंगे, बहुत कुछ ऐसा बताएंगे जो जनता से बात करनी थी, जनता को बताना था, पर कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिला। जनता से तो आप रूबरू होते ही रहते हैं इनडायरेक्टली अपनी खबरों के माध्यम से। पर हिमांशु, आपकी एज 22 साल है जी, अगर सही कह रहा हूँ तो जी। और 22 साल की उम्र में पत्रकारिता में इस तरीके से, इतनी आक्रामक तरीके से, वो भी दिल्ली जैसे शहर में पत्रकारिता करना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। जी। हमने ज़्यादातर पत्रकारों को सफ़ेद बालों में और एक उम्र दराज उस पर अध्ययन करते हुए देखा है। तो आपकी मुझे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। यार, एक 22 साल का लड़का पुलिस से भिड़ रहा है, प्रशासन से भिड़ रहा है, सरकार से भिड़ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ आम जनता से भी भिड़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका जीवन परिचय जानना चाहूँगा। आपने क्या स्कूलिंग करी, क्या एजुकेशन करी, क्या सफ़र रहा, और पत्रकार आप कैसे बनने की सोच पाए? देखिए, मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं आता हूँ, हम एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मैं स्कूल में पढ़ रहा था, और मैं जहाँ पर रहता था किराड़ी, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, मतलब एक ऐसा इलाका जो राजधानी दिल्ली में तो है पर समस्याएं बहुत सारी हैं और सुविधाओं से वंचित है। रोड टूटे हुए हैं, नालियां खराब हो रखी हैं। मैं 8th क्लास में था और मेरे घर पे एक 2G मोबाइल आया था। उस वक्त सोशल मीडिया का बहुत बड़ा चलन चला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक वीडियो बनाऊं और ट्विटर पे डालूं। ट्विटर नहीं था उस वक्त, यूट्यूब पे डालूं। तो मैंने एक वीडियो शूट किया और मैंने एक यूट्यूब पे ऐसे ही डाल दिया। वो वीडियो अगली सुबह जब मैंने देखा तो 11,000 लोग उसे देख चुके थे। मेरे इलाके के पार्षद मेरे घर पर आ गए थे और मेरे पापा से मेरी शिकायत करने लगे। मेरे पापा ने इसके लिए मेरी पिटाई भी की, बहुत ज्यादा डांटा और मेरे से फोन छीन लिया। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा हुआ जो मैंने सही किया, पर उसके बावजूद मुझे डांट पड़ी मेरे घर से, मेरे अपनों से। और उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं एक पत्रकार बनूंगा और मैं जो भी गलत मुझे दिखेगा, जनता की समस्याएं मैं उठाऊंगा। और फिर 8th क्लास के बाद 10th के बोर्ड एग्जाम मैंने खत्म किए और 11th क्लास से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। 11th और 12th में ही मैं पत्रकार बन चुका था। और आप ये लगाइए कि मैं 17 साल की उम्र से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी टीवी चैनल्स में काम किया है, सुदर्शन न्यूज़ में मैंने काम किया है, और भी काफ़ी सारे चैनल्स में मैंने काम किया, काफ़ी सारे मीडिया संस्थानों के साथ में जुड़ा। मैंने जॉब भी की, पर जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो आज़ादी नहीं है। एक छोटी सी सैलरी में, जो सैलरी भी टाइम पर नहीं लोग देते थे, और बहुत ज़्यादा शोषण, मतलब मीडिया जो है, दिस इज जस्ट लाइक फिल्म इंडस्ट्री। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े सपने होते हैं, ऐसे मीडिया में भी बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, महंगे महंगे लाखों रुपए देकर बच्चे कोर्स करते हैं, और उसके बाद 5-5 हजार रुपए इंटर्नशिप के नाम पर उन तमाम बच्चों का शोषण किया जाता है। प्लेसमेंट के नाम पर 10,000 की नौकरी थमा दी जाती है। इस देश में बेरोजगारी का आलम यहां तक पहुंच गया है कि पत्रकारिता की डिग्री लेने के बाद बच्चे 5-5 हजार में काम कर रहे हैं। जब मैंने ये तमाम चीजें देखी तो मुझे चिंता आई और मैं बहुत परेशान हो गया अबाउट माई करियर। मैंने ठाना कि अब मैं यूट्यूब पर जाऊंगा और जनता की आवाज बनूंगा। मैंने बहुत सारी नौकरियां की,
पर अच्छी सैलरी नहीं थी और अपना ही प्लेटफॉर्म बनाया। पर क्योंकि मेरा काम सबसे अलग था, क्योंकि मुझे इस मीडिया लाइन में आने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई थी कि हिमांशु, कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर तूने कुछ अलग नहीं किया और अगर तू इस भीड़ की तरह ही ये दिखाने लगा कि हमारे प्रधानमंत्री आज घूमने गए हैं, हमारे सीएम साहिबा आज यहाँ पर आई हैं, हमारे विधायक साहब यहाँ पर हैं, हमारे पार्षद साहब यहाँ पर हैं, अगर तू यही सब दिखाता रहा और चापलूसी करता रहा तो जनता तुझे नहीं देखेगी। अब जनता मुझे क्यों देखेगी? जब मैं जनता के ही हितों की बात करूंगा। समाज में बहुत सारी बुराइयां मैंने देखी। समाज में खुलेआम बिकती हुई शराब, खुलेआम चल रहे नशे और इन तमाम मुद्दों को मैंने उठाया और जनता ने मुझे साथ दिया। जी। 8वीं क्लास से आपकी पत्रकारिता शुरू होती है, ये हम मानते हैं जी। और आप किराड़ी में रहते थे, जो कि एक कच्ची कॉलोनी है। जी, कच्ची कॉलोनी है। कच्ची कॉलोनी मतलब कि टूटी सड़कें, भरी हुई नालियाँ, सीवरेज ओवरफ्लो, अगर अभी डलने लगे सीवरेज तो। जी। मैं आपसे एक ओवरव्यू जानना चाहूँगा कच्ची कॉलोनियों का। जी। देखिए, नालियाँ तो भरी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। अब यहाँ पे एमसीडी और क्या आपका एनजीटी तो नहीं आता है, प्लस पुलिस भी ध्यान नहीं देती है। इसका क्या असर हो रहा है आज की युवा पीढ़ी पे, आपको क्या लगता है? देखिए, एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है और ऐसी कहावतें कहीं ना कहीं तथ्यों को देखकर कही गई हैं। इनमें कहीं भी गलत नहीं है। हमारी कच्ची कॉलोनियों में जो माहौल होता है, अनएजुकेटेडनेस होती है, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता, बाल मजदूरी होती है, बच्चे कमाते हैं और नशा खरीदते हैं। कच्ची कॉलोनियों में गली गली आपको शराब मिल जाएगी, गली गली अफीम, चरस, गांजा, स्मैक सब कुछ मिल जाएगा। इन झुग्गियों के अंदर इतना काला बाजारी चल रही है, वहां के लोकल बीट कांस्टेबल की मिलीभगत से, एसएचओ साहब की मिलीभगत से, और ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली के कमिश्नर साहब तक को नहीं पता, क्योंकि जब हम मौके पर जाते हैं और ऐसी जगहों पे रेड करते हैं तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक को हम ट्विटर पे टैग करते हैं और ट्विटर पे मुझे लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं। तो सवाल ये कि क्या कमिश्नर साहब नहीं देखते? आने वाले 3 से 4 दिनों में वो अड्डे भी बंद हो जाते हैं, वो अड्डे कभी खुलते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कमिश्नर साहब ने नहीं देखा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उन वीडियो के डलने के बाद, उस अड्डे के बंद होने के बाद, उसके 100 मीटर पर पुलिस की मिली भगत पर एक नया अड्डा तैयार हो जाता है। मतलब आए दिनों लगातार इन कच्ची कॉलोनियों में नशा, गांजा, अफीम, चरस आम हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को ये जो नशा बेचने वाले लोग होते हैं, ये लोग लालच देते हैं कि आप आइए, कमाइए हमारे साथ, और उसी कॉलोनी के बच्चे नशे की डिलीवरी का काम करने लग जाते हैं, नशे को पिकअप एंड ड्रॉप करने का काम करने लग जाते हैं और एक पूरा की पूरा सरगना तैयार हो जाता है, जिससे कि देश की युवा पीढ़ी खराब होती जा रही है, देश का भविष्य खराब होता जा रहा है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो अमीर लोग हैं वो तो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो अपनी जिंदगी को नशे की गर्त में डाले जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खामी मैं सिस्टम की मानूंगा, सरकार की मानूंगा कि नशा मुक्ति केंद्र तो बनाए गए, पर ये नशा मुक्ति केंद्र कुछ एनजीओज के लिए कमाई के जरिए बन गए हैं। जिन एनजीओज को ये नशा मुक्ति केंद्र अलॉट होते हैं वो लगातार वसूली करते हैं, गलत काम करते हैं, पर किसी को नजर नहीं आता। बहुत बड़ी ये दिल्ली की एक बहुत शर्मनाक बात है कि दिल्ली में जो पुलिस है वो ठीक से अपना काम कर नहीं रही है, और अगर करती तो ये नशे चल नहीं पाते। और जब हम पुलिस वालों से मिलते हैं तो एक और चीज जानकर आपको हैरानी होगी कि पुलिस मुझे कहती है कि हम इसे बंद ही नहीं करा सकते। मतलब पुलिस वाले कहते हैं हम इसे बंद नहीं करा सकते, हम इनका चालान काट सकते हैं, हम इन पर मुकदमा दे सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई पढ़ा लिखा अफसर इस वीडियो को देख रहा है तो वो मुझे जवाब दे कि क्या दिल्ली पुलिस को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि खुलेआम चरस गांजा चल रहा है उसे बंद कराए, और अगर अथॉरिटी है तो क्यों दिल्ली पुलिस ये नहीं करा रही है? मतलब मोटी साठ गांठ है। पुलिस को अपनी रिश्वत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और रिश्वत के नशे में ये लोग डूबे हुए हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। मेरे जैसा एक पत्रकार जब चौराहों पर, चौक पर निकलता है, हमारे साथ आए दिनों बदतमीजी होती है, हमले होते हैं, पर दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। दिल्ली पुलिस कभी हम लोगों का साथ नहीं देती। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो मेरे जैसे पत्रकारों के साथ जुड़े और ऐसे गलत कामों को बंद करवाए। अभी मैंने एक रेड की जिसमें मैंने दिखाया कैसे एक पूरा सेक्स रैकेट चल रहा था, खुलेआम लड़के और लड़के यानी कि गे सेक्स हो रहा था। मैं
उस गे सेक्स के खिलाफ नहीं हूं। होमोसेक्सुअलिटी हमारे भारत का एक कानून है, हो सकती है, पर होमोसेक्सुअलिटी के नाम पर एक पूरा की पूरा अड्डा बनाया हुआ है जहां पर पैसे दीजिए और सेक्स कीजिए। दिल्ली में इतने सारे कोठे चल रहे हैं, इतने सारे स्पा सेंटर चल रहे हैं जिनकी आड़ में गलत काम हो रहे ये हैं। कौन सी जगह चल रहा था? ये मेहरौली में चल रहा था, छतरपुर, मेहरौली थाना अंतर्गत छतरपुर इलाके में। कच्ची ये कॉलोनी? कच्ची कॉलोनी नहीं थी, बहुत वेल मेंटेन इलाका था, एक पॉश इलाके में ये काम चल रहा था। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब मैंने 112 कॉल की, मेरे पास अंदर के पूरे प्रूफ आए हुए थे, तो पुलिस मौके पर आई, उन्होंने मुझे कहा कि कोई प्रूफ नहीं है, आप कैसे प्रूफ करोगे, अंदर के वीडियो हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पुलिस कह रही है? जी, मैं फिर खुद अंदर गया, मैंने कहा आइए आप मेरे साथ। तो पुलिस वाला आगे आगे जाकर सोच रहा था कि मैं सबूतों को दबा दूं, पर मैंने कॉन्डम से भरे हुए डब्बे, यूज्ड कॉन्डम से भरी हुई डस्टबिन अपने हाथ में उठा ली और मैं उसे लेकर बाहर गली में आ गया, ताकि जनता भी देखे कि उनके पड़ोस में क्या हो रहा है। और वहां की जनता ने मुझे यह भी बताया कि देर रात तक यहां जो लड़के लड़के हैं आपस में स्मूच रोड पर कर रहे होते हैं। मतलब कि मैंने उस वीडियो में एक और बात बोली कि हमको अपनी संस्कृति को छोड़कर इतना आगे नहीं जाना था कि इंडिया जो है वो बैंकॉक बन जाए। कुछ लोग मुझे लगातार ट्रोल कर रहे हैं, पूरा की पूरा ट्विटर मेरे खिलाफ भर दिया गया है, मेरे चैनल के खिलाफ। LGBTQ ये जो पूरी कम्युनिटी है इसका मैं पूरा सम्मान करता हूं, पर कुछ लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए पूरे के पूरे LGBTQ ये जो पूरी कम्युनिटी है मैं इसका सम्मान करता हूं, पर कुछ लोग जो इस कम्युनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन कम्युनिटी का यूज कर कर गलत काम लगातार कर रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, वो इनका फायदा उठा रहे हैं और वो ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ये जो हिमांशु है वो खिलाफ है इस कम्युनिटी के, पर मैं इस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं। होमोसेक्सुअल होना कोई श्राप नहीं है और ये इस देश में हर किसी का राइट है कि अगर कोई लड़का लड़के से प्यार करना चाहे, लड़की लड़की से प्यार करना चाहे, वो कर सकते हैं, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दी है। पर एक स्पा सेंटर में खुलेआम सेक्स होना, अगर कोई लड़की भी वेश्यावृत्ति करती है तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा होता हूं। तो जब लड़का लड़के के साथ ये प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है तब क्यों ना मैं इसके विरोध में खड़ा हूं, क्यों ना मैं इसे बंद कराऊं। एक पूरा की पूरा रेजिडेंशियल इलाका जब एक रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, और बैंकॉक मैंने इसलिए कहा क्योंकि बैंकॉक में ही ये चीजें चल सकती हैं। हमारे भारत की संस्कृति के ये चीजें खिलाफ हैं, वेश्यावृत्ति ये नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गे पार्टनर्स हैं, लड़का और लड़का पार्टनर्स हैं और वो आपस में प्यार करते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो होटल जाएं, टाइम स्पेंड करें, कोई भी किसी के साथ सेक्स करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर जब उस सेक्स के बीच में कोई एजेंट आ जाता है, कोई दलाल आ जाता है और वो सेक्स कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टिट्यूशन में, तब हम इसके खिलाफ हैं। और भारत न्यायिक संहिता में इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होती है। और जो लोग भी ये ट्विटर पर लिख रहे हैं बेवकूफ लोग, वो ये देखें कि उस स्पा के अंदर कितने सारे कॉन्डम पड़े हुए हैं। अगर वहां मसाज हो रही थी और गे फैसिलिटी दी जा रही थी तो वो कॉन्डम्स अंदर क्या कर रहे थे, सबसे बड़ा सवाल है। और अगर वो कॉन्डम्स अंदर थे, इसका मतलब इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट वहां पर वायलेंट हो रहा है और इन लोगों को तो जेल जाना चाहिए, जो भी इसका मालिक है, जिसके नाम पर लाइसेंस है। और उल्टा ये लोग मुझे ही डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक और जवाब देना चाहूंगा कि आप लोग जो मुझे धमकियां दे रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पर, मैं देख भी नहीं रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक बोला है कि LGBTQ की पूरी कम्युनिटी तुम्हारे घर के बाहर आ जाएगी और तुझे देख लेगी। मतलब बहुत ही शर्म की बात है। मैं कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं प्रोस्टिट्यूशन के। जो लोग प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं वो पूरी कम्युनिटी को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं चाहता था आपके प्लेटफॉर्म पर मैं बताऊं, मैं बिल्कुल भी इस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं। ये भारत के नागरिक हैं, वोट डालते हैं, भारत में जी रहे हैं, और जितना ये देश मेरा है उतना ही आपका भी है। आपको तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए इस पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि आपकी कम्युनिटी को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, जो लोग आपकी कम्युनिटी के स्पा सेंटर चला के पूरा की पूरा ऐसा समाज में दिखा रहे हैं कि LGBTQ कम्युनिटी ऐसे ऐसे गंदे काम करवाती है, मैं तो उन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मैं तो आपकी कम्युनिटी में जो गंदे लोग हैं उनके खिलाफ हूं, LGBTQ कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं। जी, ये जो कम्युनिटी है, पहली बात तो आपको गाली क्यों दे रही है हमें समझ नहीं आ रहा है।
और या तो दिलवाई जा रही है। जी मैं तो उनसे पूछना चाहूँगा, जहाँ अब मैं तो कह रहा हूँ आपने बंद ही क्यों करवाया? जी। उस सोसाइटी का क्या नाम है? तिबोली गार्डन, ये सोसाइटी का नाम है तिबोली गार्डन। हाँ। तिबोली गार्डन के अपोजिट ही पूरा चल रहा था। पूरी सोसाइटी इसके खिलाफ है। पूरी सोसाइटी वहां आकर खड़ी हुई। पूरी सोसाइटी ने बताया हाँ। कि कितना गलत काम यहाँ पे हो रहा है। हाँ। रात भर लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं, कॉन्डम्स गली में पड़े रहते हैं और कोई देखने वाला नहीं है। तो वहाँ परिवार रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, बच्चे लोग हमारे सपोर्ट में आकर वहां खड़े हुए और मौके पर फिर महरौली के एसएचओ साहब संजय जी पहुंचे। उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। जिंदगी में पहली बार कोई एसएचओ हमें मिले जिन्होंने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने तत्काल हमें ये आश्वासन दिया कि इस पर सील लगाया जाएगा। और इनको मिर्ची ही इसलिए लगी है क्योंकि जब मैं अंदर गया तो लगभग 100 लोग नंगे भगे हैं, 100 से ज्यादा लोग। आप सोचिए, एक व्यक्ति से जब मैंने कॉल किया इनके हेल्पलाइन पर और जानने की कोशिश की कि सर्विस का कितना रुपया है, तो मैंने पूछा कि मुझे सेक्स सर्विस चाहिए तो क्या पैसा आप लोगे? तो उन्होंने मुझे बोला कि 10,000 रुपए से स्टार्टिंग है। अच्छा। एक व्यक्ति से 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं, लड़का अगर लड़के के साथ सेक्स करता है तो। और यानी कि एक लड़के से 10 लिए जा रहे हैं 10,000 रुपए, तो 100 लोगों से कितने रुपए लिए जा रहे होंगे? कितना बड़ा एक पूरा की पूरा सेक्स स्कैंडल चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो पूरा की पूरा बिजनेस है। तो ये तो गलत चीज है और इसके खिलाफ तो मैं कहूंगा पूरी की पूरी कम्युनिटी को खड़ा होना चाहिए। और ये जो लोग आपकी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ आपको सड़कों पे आना चाहिए, ना कि मेरे खिलाफ आना चाहिए। नहीं, इस कम्युनिटी को तो आपके साथ आना चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं आ रही है तो पर वो लोग भ्रमित कर रहे हैं, वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि हम लोग इन लोगों के खिलाफ हैं, पर हम लोग इन लोगों के खिलाफ नहीं है। हम इस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हम लोग खिलाफ है प्रोस्टिट्यूशन के। प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन किसको चाहिए? और अगर कोई लड़की भी प्रोस्टिट्यूशन करती है, मैं उसके भी खिलाफ होता हूं। मैंने कई सारे स्पा सेंटर जहां लड़कियां लड़कों को मसाज देती हैं और उस मसाज की आड़ में सेक्स वर्क करती हैं। हाँ। ऐसे कई सारे स्पा सेंटर्स को मैंने बंद कराया है। रोहिणी में मैंने बहुत स्पा सेंटर बंद कराए हैं। और उसके बाद मुझे बंदूक भी दिखाई गई है। एक बार मैं आपको वाकया बताता हूँ। रोहिणी में जी। मैंने एक स्पा सेंटर की न्यूज दिखाई और उसके बाद कुछ लोगों ने, मैं सड़क से निकल रहा था, जूस पी रहा था, तो लोग आए और मुझे पीछे अपनी गाड़ी लगाई, उतरे और मेरी गाड़ी में जबरदस्ती घुस गए। मेरी गाड़ी में मेरा जितना भी सामान था वो सारा उन्होंने उठाया और रोड पर फेंक दिया। मैं उस वक्त अकेले था और उन्होंने पिस्टल निकाली और मेरी कनपट्टी पर लगा दी और उन्होंने कहा इस गाड़ी को आगे चला। वो मुझे कहीं लेकर जा रहे थे। मैंने अपनी लाइव लोकेशन अपनी साथी को शेयर की और राधिका शर्मा जी जो मेरे साथ रहती हैं हरदम, तो वो मौके पर पहुंची। वो पास ही थी और जैसे ही वो मौके पे पहुंची और उनके साथ एक और महिला थी, तो वो उन्हें देखकर डर गए कि महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं। आप समझते हो कि लेडीज से लोग बहुत डरते हैं। तो वो दोनों जो गुंडे थे वो वहां से फरार हो गए। तो ऐसी भी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं। तो उनका कुछ हुआ फिर? FIR मैंने करा रखी है, मुकदमा दे रखा है, पुलिस करे उस पर एक्शन। कितना टाइम हो गया उसको अभी? लगभग 4-5 महीने हो गए हैं। तो अभी कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है। कौन से थाने में पड़ता है? बेगमपुर थाने में। बेगमपुर थाना जी। तो हिमांशु, क्या मानसिकता है यार इनकी? मानसिकता क्या है कि इतने, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बिल्कुल बोलूंगा आप ही को धमकी दे रहे हैं। मैंने इसलिए आपसे बोला आपको क्या पड़ी थी। जो लोग अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते और कोई दूसरा उनके लिए उठा रहा है, अगर आपको अगर गलत कमेंट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और धड़ाधड़ जितने भी हैंडल से जो धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए उसी। दिल्ली पुलिस कुछ करना ही नहीं चाहती। दिल्ली पुलिस तो चाहती है कि हम जैसे पत्रकार दिल्ली से खत्म ही हो जाए। हम लोगों को या तो मार दिया जाए, जैसा कि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। कई सारे पत्रकारों को रोड पर मार दिया जाता है, पत्रकार मर जाते हैं, पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। मुझे तो लगता है दिल्ली पुलिस यही चाहती है कि हम जैसे जो पत्रकार आवाज उठा रहे हैं वो खत्म हो जाए। हालांकि मेरे जैसे पत्रकार दिल्ली में 2-3 ही हैं, पर दिल्ली पुलिस चाहती है कि हमें खत्म कर दे, क्योंकि अगर हम रहेंगे तो इनका सच दिखाते रहेंगे। तो पुलिस कभी मिलकर नहीं चलना चाहती। मेरी तो ये हमेशा शिकायत रहती है कि कमिश्नर साहब मुझे फोन करें, मेरी टीम को कांटेक्ट करें और हमारे साथ आए, क्योंकि हम गलत चीजों को रोक रहे हैं और आप एक ऊंचे अधिकारी हैं, आपको हमारे साथ आना चाहिए, हमें पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और हम फिर देखिए, आप पुलिस प्रोटेक्शन एक बार दीजिए और देखिए कैसे पूरी दिल्ली से गलत कामों को हम खत्म करवा के दिखाते हैं। हमने एक बड़ा मशहूर डायलॉग बचपन से ही सुना है जी, भाई ऊपर तक पैसा जाता है। बिल्कुल। अभी ऊपर तक ये दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट है या और भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि ये जो स्पा सेंटर है ये ऐसे ही तो नहीं चल रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ पूरी सच्चाई। MCD में पैसा जाता है,
ठीक दिल्ली पुलिस को पैसा जाता है, एसडीएम साहब तक पैसा जाता है, तभी स्पा सेंटर चलते हैं। और भी कई नेताओं को पैसा जाता है, विधायकों को पैसा जाता है, पार्षदों को पैसा जाता है, कई सारे ब्लैकमेलर होते हैं, वो भी इन्हें लूटते रहते हैं, इन लोगों से पैसा लेते रहते हैं। हालांकि लुटेरों को लूटना कुछ गलत नहीं है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता उन लोगों को जो ऐसे गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ कंप्लेन लगाते हैं और फिर इन लोगों से क्योंकि देखो दो ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने कंप्लेन लगाई है, या तो ये उसका मर्डर कर देंगे, ये उन्हें मरवा देंगे। कौन जो चला रहे हैं ये सब? हाँ, अगर किसी ने कंप्लेन लगाई तो या तो ये उसे मरवा देंगे, उसे पिटवा देंगे, और या तो फिर वो उनसे प्यार से सेटलमेंट करेंगे। तो और पुलिस कोई एक्शन लेती नहीं है क्योंकि पुलिस की तो मिली भगत होती है। अब कंप्लेन करे कहाँ, एमसीडी में सुनवाई नहीं है, इतनी दर्जनों कंप्लेन है। मैं तो एमसीडी को कहता हूँ मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट। एमसीडी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इसकी फुल फॉर्म है, इसकी मैंने फुल फॉर्म की हुई है मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट। तो दिल्ली पुलिस और ये एमसीडी ये कुछ करना नहीं चाहती, इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत में खोट है, ये कुछ नहीं करना चाहती। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जो लोग कंप्लेन लगाते हैं और इन लोगों से पैसा ले लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं, तो वो भी कुछ गलत नहीं करते हैं, क्योंकि जब प्रशासन ही बिका हुआ है तो आम आदमी क्या करेगा। मतलब बहुत गलत काम हो रहे हैं दिल्ली में और प्रशासन की मिली भगत से हो रहे हैं। प्रशासन को तो नजर ही नहीं आता सर। देखिए, दिल्ली में पुलिस वाले भी हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, एमसीडी वाले भी रहते हैं, एनजीटी वाले भी रहते हैं। हैरानी इस बात की कि इनके भी तो परिवार है, इनकी भी बेटियां हैं, बहू। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भुगतना जरूर पड़ता है। एक पुलिस ऑफिसर, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे नॉन है, उन्होंने एक महिला के साथ बहुत गलत किया। एक महिला 376 की कंप्लेन लेकर वहां पहुंची थी और उन्होंने उसकी कंप्लेन नहीं ली। पूरे इलाके में उन्होंने नशा चलवाया हुआ था, पूरे इलाके में वो सट्टा चलवाते थे, सेक्स रैकेट चलवाते थे, सारे गंदे काम वो करवाते थे। अब उनको एक बेबी हुआ और वो बेबी डिसेबल्ड हुआ और आज वो रोते हैं और वो मानते हैं कि मुझे मेरे कर्मों की सजा भगवान ने दी है। तो कलयुग यही है, कर्मा इज द बिग। तो कर्मा जो है वो आगे आता है। आप देखिए जितने भी लोग करप्टेड हैं उनके आप बच्चों को देखिए, आप देखिए उनके परिवार को, सब कुछ यही भुगतना है। गरीबों के बच्चे डिसेबल्ड नहीं होते, डिसेबल्ड उन्हीं के बच्चे होते हैं जो हराम का पैसा जनता का खाते हैं और जिनकी नीयत में खोट होता है। देखिए, ये तो हम भगवान के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते, भगवान के भरोसे नहीं छोड़ और वो तो अपना इंसाफ करेगा। लेकिन हमें जो दिख रहा है आसपास, एज अ पत्रकार हमें जो दिखता है वो बड़ी अगर तहकीकात करी जाए तो इनकी मानसिकता मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप जरूर मानसिकता मैं आपको बता देता हूँ। ये पनपते कैसे? क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया, मैं रात को 2 बजे गुड़गांव में पहुंचा और गुड़गांव की रजौकरी बॉर्डर पर 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे रात के 2:30 बजे और वो गुजरने वाले तमाम ट्रकों से पैसा ले रहे थे। मैंने खुद देखा, मैं खुद एक ट्रक में चढ़ गया और मैंने अपना स्पाई कैमरा लगा दिया। ठीक है। वो ऑफिसर वहां पे रुके, उसके विजुअल्स आप दिखाइएगा दर्शकों को, और पुलिस ऑफिसर ने 500 रुपए लिए। मैंने कहा 500 रुपए ले रहे हो, 100-200 वापस कर दो, हमारे पास आगे जाने के पैसे नहीं है। उसने 100-200 रुपए वापस भी कर दिए। हवलदार था किस रैंक? वो पूरा वीडियो बन गया, हेड कांस्टेबल वो था ट्रैफिक में, और एएसआई भी वहां पर खड़ा था। मतलब ये पूरी मिली भगत से हो रहा था, रजौकरी बॉर्डर का ये पूरा सर्कल। उसके बाद मैंने ये वीडियो ट्वीट की, लाखों लोगों ने देखी। हमारी महिला पत्रकार राधिका शर्मा जी ने यहाँ पर उसे मौके पर धर दबोचा और उससे पूछा ये क्या काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे को जॉब मिली है दिल्ली पुलिस में काम करने की। तो मतलब उसे हमने पकड़ा और वो वीडियो डाली। लगभग 20 दिनों तक मेरे पास ऑफर आए, 10 लाख रुपए तक का मेरे पास ऑफर था कि 10 लाख रुपए लीजिए और ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। कौन कर रहा था ये ऑफर? इनके परिवार वाले और दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट के कुछ बड़े लोग, अच्छा, कुछ एसीपी और बड़ी बड़ी रैंक के कुछ अधिकारियों ने मुझे कॉल किया और कहा इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए वरना हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बदनामी हो रही है। इन 2 लोगों के बच्चे हैं, वो मर जाएंगे, वो गरीब हैं। पर आप एक बात सोचिए, अगर ऐसे ही मैं इन लोगों को बकसता गया, मैंने वीडियो डाली और मैंने उसे डिलीट कर दिया, तो जनता विश्वास नहीं करेगी, जनता कहेगी कि हिमांशु भी बायस्ड है। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया और वो वीडियो आज भी डला हुआ है और वो दोनों पुलिस वाले सस्पेंड हुए, उनकी नौकरियों पे बात आई और शायद अभी भी वो नौकरी ज्वाइन नहीं करवा पाए हैं। और उस दिन के बाद से उस चक्कर पर रात को इन ट्रैफिक वालों का खड़ा होना भी बंद हो गया।
तो ट्रैफिक पुलिस जैसे इन ट्रक्स को आने देती है, इसमें तस्करी भी होती होगी जरूर कुछ ना कुछ। बिल्कुल, गौ तस्करियां यहाँ पे होती हैं, नशा भी आता है, शराब भी आती है। दिल्ली में आप जान के हैरान होंगे कि जितनी भी शराब झुग्गियों में और ये तमाम लोग बेच रहे हैं, ये सारी की सारी शराब हरियाणा से आती है। इन सारी की सारी शराब पर लिखा हुआ है फॉर सेल इन हरियाणा ओनली, पर ये सेल दिल्ली में की जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस एकदम चुप है। चुप है या उन्हें पता है? दिल्ली पुलिस तो मुझे कहती है, हिमांशु तुम्हें भी अगर शराब चाहिए हो तो मुझे फोन कर दिया करो यार। कई बीट कांस्टेबल मेरे नोन है, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी शराब आप ही पीजिए, और ना ही मैं शराब पीता हूँ, तो ऐसी शराब आप ही पीजिए। आप ही को मुबारक कि खुलेआम गरीबों के बच्चों को आप मार रहे हो। मुझे तो लगता है दिल्ली पुलिस के कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो ऐसे अड्डे चलवा रहे हैं, खुलेआम लोगों को शराब पिलवा रहे हैं, ये पूरे दुनिया का सत्यानाश कर रहे हैं और इनको भुगतना पड़ेगा। जी, खुलेआम शराब तो चल ही रही है, ऑफिस से लोग जाते हैं वहीं पे अपना लेते हैं और पीने लगते हैं। ऐसे बैंक्वेट हॉल्स में चलता है, सबका महीना बंधा होता है कि आप अगर बैंक्वेट हॉल अब चला रहे हैं तो इतने एरिया में हमारी पार्किंग होगी, बाराती आएंगे, शराब पियेंगे, चाहे वो रोड पे कुछ भी करें, पुलिस आंख बंद करके चली पुलिस जाए। और एमसीडी, इसमें दोनों की वजह है। एमसीडी भी पैसा लेती है, पुलिस भी पैसा लेती है, डीडीए भी पैसा लेती है। तो हम क्या इसमें डीडीए की इन्वॉल्वमेंट इसलिए है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये डीडीए लैंड पर बने होते हैं कई सारे बैंकेट्स, डीडीए अलॉट करती है उन्हें ये जमीन। तो डीडीए क्या है? डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, ये लोग पैसा लेते हैं और खुलेआम ये काम करवाते हैं। नशा कीजिए आप, खुलेआम आप बैंकॉक बना देते हैं। ये रात को दिल्ली में आप निकलिए एक दिन और क्लबों के बाहर घूमिए, आपको दिल्ली में ही बैंकॉक दिख जाएगा, बैंकॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार क्लब रोड पंजाबी बाग पे चले जाइए, हौज खास विलेज में आप चले जाइए, आप चले जाइए रोहिणी के नॉर्थ एक्स मॉल में, आप चले जाइए डब्लू मॉल जो रोहिणी में, पूरा की पूरा मुजरा चलेगा, पूरे के पूरे मजे आएंगे आपको। थाईलैंड लड़कियां रोड पे खड़ी होंगी। गुड़गांव आप चले जाइए, सिकंदरपुर मेट्रो के नीचे नाइजीरियन लड़कियां, थाई लड़कियां खड़ी होंगी, 2-2 हजार रुपए में सेक्स वर्क करती हैं वो। तो बहुत गलत काम हो रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, पर कोई देखने वाला नहीं है। रात को तो दिल्ली बैंकॉक बन जाता है। मेरा तो ये मानना है कि दिल्ली पुलिस और ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो रात को अलग अलग जगह अपनी गाड़ियां लगाकर, 5 नंबर वाले ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले, ये जो लगातार उगाही करते हैं, ये क्यों नहीं ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं? ये क्यों नहीं ऐसे लोगों की कंप्लेन लगाते हैं? क्योंकि ये लोग डरते हैं, ये लोग इन लोगों से डरते हैं। ये डरते हैं कि कहीं हमारा रिश्वत आना बंद ना हो जाए, कहीं हमारी नौकरी पे बात ना आ जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली पुलिस के एसीपी, क्राइम ब्रांच के कई सारे कमिश्नर्स ने खुद के ऐसे अड्डे बनाए हुए हैं, और कई सारे बीट ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स ने खुद के भाई बहनों के स्पा सेंटर खुलवाए हुए हैं। और मतलब दिल्ली पुलिस अपने परिवार से ही गलत काम करवा रही है। कल एक स्पा सेंटर मैंने देखा, और अभी मैं नाम नहीं लूंगा वरना ये लोग सचेत हो जाएंगे, और वो बीट वाले के भाई का स्पा सेंटर था। खुलेआम सेक्स रैकेट वहां पे चल रहा था। तो मतलब दिल्ली पुलिस अपने रिश्तेदारों से अवैध काम करा रही है, और दिल्ली पुलिस कह रही है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। डिपार्टमेंट तो अपने डिपार्टमेंट की मदद करता ही है। डिपार्टमेंट नहीं ना, परिवार की मदद कर रहे हैं, निजी फायदा कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का ही हो गया अब तो। और मैं तो कह रहा हूँ जनता को सुविधा दे रहे हो। अब जनता मांग रही है जब ही तो दे रहे हैं। देखिए, जनता को जनता का ही पैसा ले रहे हो, जनता को बिगाड़ा जा रहा है। बिगाड़ा तो जा रहा है। अगर पुलिस अपना जो मेन काम है, जो रोकने का काम है, उसमें अलग एक बिजनेस ही ढूंढ के उसको प्रोत्साहित। अभी हम लोग एक क्लब में गए थे और मैं खुद वो स्टिंग मैंने किया, शायद आपने देखा भी होगा। मैंने नॉर्थ एक्स मॉल में मुजरा बंद करा दिया है, मैंने डब्लू मॉल में मुजरा बंद करा दिया है। मेरे पास लगातार ऑफर आ रहे हैं कि पैसे लो और ये वीडियो डिलीट करो ताकि हम मुजरा फिर से करा पाए, पर मैं ये मुजरा चलने नहीं दूंगा। मुझे लगातार कई लोगों से धमकी आ रही है कि ये लोग सोनीपत के बहुत बड़े गुंडे हैं और ये तुझे देख लेंगे, पर मैं इन लोगों से डरता नहीं हूं। मैं इन लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं कि भगवान ने जितनी जिंदगी दी है उतनी तो मुझे जीनी ही है। उससे पहले ना आप मुझे मार सकते हो और ना ही आपकी हैसियत इतनी है। चोरों के पैर नहीं होते, चोर चल नहीं सकते, चोर सिर्फ भौंक सकते हैं कुत्ते की तरह। तो मैं इन लोगों से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। और मैंने ये सारे ये जो मॉल्स थे इनमें गलत काम बंद करा दिए हैं। राजौरी में कई सारे क्लब चल रहे थे,
वो भी कुछ दिनों तक बंद हुए। पर राजौरी के एसएचओ साहब इतने ज्यादा करप्टेड है ना, राजौरी गार्डन के, वो सिटी स्क्वायर मॉल है, खुलेआम पूरे मॉल में इस पाँव में सेक्स रैकेट चलवा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। कहते हैं हम तो मुकदमा दे रहे हैं, बंद नहीं करवा सकते। अब क्यों नहीं करवा सकते? जब रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम है वो ये बोल देती है कि क्वीन कॉन्वेंट एक स्कूल है और उसे एक कॉल पर वो बंद करवाने का दम रखती हैं, तो क्या, और बंद भी ये पुलिस वाले ही करते हैं, तो क्या पुलिस वालों में खुद का कोई दम नहीं है क्या? इनमें बहुत दम है। अरे ये तो झूठे मुकदमे लगा देते हैं। मुझे कई बारी धमकियां मिली हैं और आपको जान के हैरानी होगी, कल को आश्चर्य मत मानिएगा कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज हो जाए। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे ही पास से पिस्टल बरामद कर दी जाएगी और कह दिया जाएगा आर्म्स एक्ट में आपको बंद कर दिया जाएगा, पूरी जिंदगी तिहाड़ में काटोगे। मुझे लगातार बोला जाता है कि तुम्हारे घर से, तुम्हारी गाड़ी से, तुम्हारे बैग से स्मैक और गांजा बरामद कर देंगे, तुझे बंद कर देंगे। तो मतलब आप हैरानी मत मानिएगा, मैं आज ही बता रहा हूं कि कल को ऐसा हो सकता है कि षड्यंत्र करके ये लोग मेरी गाड़ी या मेरे पास कुछ ऐसा गलत सामान रखवाएं और उसके बाद खुद ही उसे एक्सपोज करने पहुंचे। तो ये भी हो सकता है। तो बहुत कठिन है इस राह पे चलना। बस ये राह तय की है तो मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ है और मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा खानदान मुझे मना करता है, और पर मैं कर रहा हूँ, दुआएं हैं लोगों की, कर रहा हूँ और अभी तक तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और आगे भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। मुझे याद है जब ये बंदूक वाला कांड हुआ था तो स्वाति मालीवाल जी को मैंने कॉल किया रात को। स्वाति जी ने मेरा साथ दिया और स्वाति जी ने विद इन 10 मिनट एसएचओ साहब से लेकर कमिश्नर साहब तक कॉल कर दी कि ये जो बच्चा है ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और अगर इसके साथ गलत हुआ है तो आप कार्रवाई कीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो लोग मेरी कंप्लेन तक नहीं लिख रहे थे, स्वाति मालीवाल जी के एक फोन पर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर दी 1 घंटे के अंदर। और जो लोग मुझे बंदूक दिखा रहे थे उन लोगों की पूरी हेकड़ी उन्होंने निकाल के रख दी। मतलब आप सोचिए कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे पॉलिटिशियन हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। स्वाति मालीवाल जी के साथ तो खुद भी एक गलत एक्सपीरियंस हुआ, हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी के घर के पास बिल्कुल गलत हुआ। और स्वाति जी को मैं जितना जानता हूँ, स्वाति मालीवाल जी एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार लेडी हैं और मैं मान ही नहीं सकता कि वो किसी के साथ भी गलत कर सकती हैं। और जैसा कि आरोप स्वाति मालीवाल जी पर लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी से इन्फ्लुएंस होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वाति मालीवाल जी गली गली में गई और उन्होंने पूरी दिल्ली में दिखाया कि कैसे यमुना का पानी गंदा है, गली में पानी नहीं आता, शीश महल एक कॉलोनी जो पूरी की पूरी खंडर में तब्दील हो गई है, संगम विहार खराब पड़ा हुआ है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो रही हैं आतिशी, उनकी अपनी विधानसभा कालका जी की गलियों का जो हाल है उन्होंने खुद एक्सपोज किया है। और उस बीच कई बार मैं भी उनके साथ रहा हूं, तो मैंने खुद देखा है कि कैसे पूरी दिल्ली इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया, पूरी दिल्ली का। तो स्वाति जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है और मैंने भी उनके साथ उस वक्त काम किया, तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उनको ऐसे अपना आइडियल मानता हूं, स्वाति मालीवाल जी को। और आज मैं ऑन एयर आज पहली बार बता रहा हूं क्योंकि स्वाति मालीवाल जी ने स्पा सेंटर्स पे रेड की जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा थी। उन्होंने तमाम नशे के अड्डों पर रेड की। उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि मैं आईटीओ में अपने ऑफिस से बैठी बैठी मुझे दिखाई दे गया कि यहाँ पे नशा चल रहा है, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता, 100 मीटर की दूरी पर बैठे रहते हो, तुम्हें नजर नहीं आता। तो उन चीजों से मैं इन्फ्लुएंस हुआ और मुझे लगा कि अगर स्वाति जी आवाज उठा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। और स्वाति मालीवाल जी, एक हिमांशु या और भी जो पत्रकार हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। जब पूरा देश, हर घर में एक एक्टिविस्ट होगा तब विकास होगा, तब सरकारें डरेंगी। और आप यकीन मानिए अगर हर घर एक एक्टिविस्ट हो गया ना तो भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। तो जनता और पत्रकार में क्या फर्क रह गया? अगर जनता भी राजनीति और पुलिस के बीच में फंसी हुई है, ऐसे ही आप फंस गए हो राजनीति और पुलिस के बीच में। ये हमारा डिपार्टमेंट है जो अलॉट है इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, जो नहीं ले रहा। राजनेता वो खुद भी तो हैरेश हो रहे हैं। स्वाति जी की बात करिए आप, तो आप एज अ पत्रकार आपने क्या देखा कि ये बेबसी है कहाँ पे, सुनवाई क्यों नहीं? और क्या ये जनता ही जागेगी? जनता तो जागने से रही। सर ये पूरा की पूरा सिस्टम ही खराब है।
आप सोचिए, विभव कुमार जिन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ ये गलत हरकत की, उसे पंजाब सरकार का सबसे मुख्य नेता बनाया हुआ है, सबसे मुख्य पद उसे दिया हुआ है। वो मुख्य सलाहकार है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। उसके पीछे जेड सिक्योरिटी चलती है। और मैं भी जानना चाहता हूं, स्वाति मालीवाल जी ने भी कहा और मैं भी जानना चाहता हूं, आखिर विभव कुमार ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है कि सरकार ने उसे इतने बड़े बड़े पद दे डाले हैं, इतने बड़े बड़े हाउस उसे दे डाले हैं, सरकारी आवास उसे दे डाले हैं और इतनी सिक्योरिटी उसे दी हुई है। ऐसा तो कोई काम नहीं किया उसने, हम तो जानते भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस विभव कुमार के पास ऐसे कई सारे अरविंद केजरीवाल के राज हैं जिससे अरविंद केजरीवाल जी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी डरते हैं कि अगर विभव कुमार ने मेरे राज जनता के आगे ला दिए तो मेरी तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अभी मैं करियर के जिस मोड़ पर बर्बाद होकर खड़ा हूं, महा बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये चीज है। आप वोट डालते हैं? जी, किस बेस पे डालते हैं? मैं वोट डालता हूं जनता के बेस पे। मैं जो भी देखता हूं, इस बार तो मैंने नोटा का बटन दबाया था और मैं अक्सर नोटा का ही बटन दबाता हूं। ऐसी जनता, देखिए हम पार्टीज देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि एक नेता है, एमएलए से शुरू करते हैं, जी। निगम पार्षद है। आप ये इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हो कि लड़ता कोई और है और उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड संभालते हैं। आजकल हाँ। फीमेल्स को आगे किया जा मैं रहा है। आपको बता देता हूं, अगर देखो दिल्ली में क्या है, रिजर्वेशन होता है। 250 सीट है एमसीडी में और 250 में से कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं लेडीज के लिए। अब वहां पे लेडीज ही लड़ सकती हैं। अब पुरुष प्रधान ये देश है, इसमें पुरुषों को बर्दाश्त कहाँ है कि लड़कियां आगे निकल जाएं। तो जो पुरुष बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जिस भी पार्टी के बड़े नेता होते हैं, वो अपनी घरेलू महिला, जो उनकी घरेलू वाइफ होती है, जिसको कोई नॉलेज नहीं होती, कोई पढ़ी लिखी नहीं होती, उसको आगे कर देते हैं, उसे टिकट दिलाते हैं और उसे इलेक्शन जितवाते हैं। और जब वो चुनाव जीत जाती है, चुनाव लड़ने के 3 महीने तक वो बाहर रहती है और चुनाव लड़ते ही वो घर में फिर वही चकला बेलन और वही सब करती है। और 5 साल तक पति जो है वो पार्षद बनकर एक्सटॉर्शन के अलावा और कुछ नहीं करता। वो हर लेंटर पे पैसा लेता है, जो भी गलत हो रहा है वहां पैसा लेता है और मस्ती से अपना जीवन काटता है। ये सब पूरा सिस्टम ही खराब है सर। आप ये सोचिए कि जो पार्टियां हैं ये अपनी टिकट्स बेचती हैं। अब जो व्यक्ति करोड़ों की टिकट खरीदेगा और उसके बाद वो पार्षद या विधायक बनेगा, तो वो अपने उन पैसों को वसूल भी करेगा ना। और पार्षद की तो कोई सैलरी ही नहीं होती, तो वसूल कहां से करेगा? आपसे और हमसे करेगा। हमारे घर बनेंगे तो हम ही से वसूलेगा, हमें ही ब्लैकमेल करेगा। तो यही चल रहा है पूरी दिल्ली में, यही चल रहा है सर। तो दिल्ली में शोषण चल रहा है एक तरीके से, वो भी शोषण। जनता का। नेताओं का कभी शोषण नहीं होता, पुलिस वालों का कभी शोषण नहीं होता, पर जनता का हमेशा शोषण होता है। हालांकि दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री आई हैं, रेखा गुप्ता जी, उनसे मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने आते ही शालीमार बाग थाना, एक पूरा की पूरा भ्रष्ट थाना, पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। एसएचओ से लेकर के कांस्टेबल तक खाली हो गए, नई नियुक्ति हुई। अभी पीछे एक वीडियो आया, नॉर्थ वेस्ट डीसीपी सर भीष्म सिंह जी, उनको कहा डीसीपी साहब टॉलरेट नहीं किया जाएगा कुछ भी गलत काम। क्वीन कॉन्वेंट स्कूल, उसे भी बंद उन्होंने करवाया। तो लगातार वो जिस तरीके के मुद्दे उठा रही हैं सीएम रेखा गुप्ता जी, जनता के बीच में है। तो नायक मूवी के अनिल कपूर जैसी वो नजर तो आती हैं, पर शुरू में अरविंद केजरीवाल जी भी ऐसे ही थे। अब देखना ये होगा कि रेखा गुप्ता जी जैसी अभिनेता हैं, फीमेल फाइटर बन गई हैं, मैं दिल से उनकी प्रशंसा करता हूं, पर वो मेरे से जो प्रशंसा आज पा रही हैं इस पॉडकास्ट में, वो आगे इन प्रशंसाओं को पा पाएंगी या नहीं। हो सकता है कल वो कुछ गलत करती हैं तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। मैंने एक पोस्ट डाला कि बीजेपी से भी सवाल किए जाएंगे, और मेरे चैनल पे आप देखोगे मैंने समस्या फिर भी उठाई है और मैंने बीजेपी से भी सवाल किए हैं कि अब तो आप सत्ता में आ गए हो, आप ही के मंत्री हैं रविंद्र इंद्राज जी, उनकी विधानसभा में इतना बुरा हाल है, जनता मर रही है, खुले आम रोडों पर पानी भरा हुआ है, पार्क के हालत खराब है, अब आप सुधरवाते क्यों नहीं हो? तो मैंने उनसे भी सवाल किए हैं पर जवाब नहीं मिला और अभी तक वो रोड सुधरे भी नहीं है। तो अब मैं गलत के खिलाफ हूं और सही के पक्ष में हूं। अब देखना होगा सीएम रेखा गुप्ता जी क्या क्या करती हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे, उन्होंने ईमानदारी का झूठा नाटक किया था। झूठा तो हम अब कह रहे हैं क्योंकि क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। जी,
ऐसे तो राहुल गांधी को पप्पू भी मीडिया सोशल मीडिया ने बनाया। जी। अब जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, यही डिसाइड करती है चुनाव में कौन जीतेगा और कौन क्या काम करेगा। एक जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तो करते हैं, हमने भी जो ग्राउंड रिपोर्ट करी, इसमें एक बेबसी आ जाती है। बेबसी मतलब एमएलए और निगम पार्षद, नीचे वाली जो बेल्ट है वो इतना ज़्यादा करप्टेड है कि ऊपर वाले को डिसीजन नहीं लेने देते। ये सीट के लिए लड़ते रहते हैं भाई। हमें, आपने देखा होगा हमेशा एमएलए अभी इस पार्टी में, अभी एमएलए दूसरी पार्टी में, इससे भी नहीं आ रहा तो निर्दलीय, फिर दोबारा बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी। जी। एमएलए डिसीजन मेकर होता है, नीचे जो चल रहा है। मैं आपसे एक बड़ी बेसिक चीज़ जानना चाहूँगा। हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है, हमारा कितने का चालान है? 5,000 रुपये का। हम डरते हैं, टाइम टू टाइम इंश्योरेंस को अपडेट कराते हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर घूमते हैं जो कि खरीदना ही लीगल नहीं है, उसके पेपर ही नहीं होते, और ये धड़ल्ले से आपको हर रेड लाइट पे पूरी दिल्ली में दिख जाएंगे। ड्राइवर छोड़ो, वो ट्रोला ही पूरा इलीगल है। अब उस ट्रोले के अंदर सामान है कंस्ट्रक्शन का, वो भी अलाउड नहीं है। डंपिंग अलाउड नहीं है। बदरपुर, रोड़ी, ये बेचना भी जगह भी अलाउड नहीं है। अब आप जो बोल रहे हो ना, स्पा के जो ऑनर हैं और जो ऊपर तक की जो बेल्ट है, जहाँ तक ऊपर तक पैसा जाता है, बीट ऑफिसर आपका जो बोलता है कि हम क्या करें, ऊपर साहब का ऑर्डर आएगा जब हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो बीट ऑफिसर एक कलेक्टर होता है। अगर वो जो पैसा जा रहा है थाने में ऊपर तक, वो इस चीज़ का जा रहा है कि हम काम बीट वाले करेंगे। के ही थ्रू जाता है। जी। देखिए हमारे पास यहाँ कानून बने हुए बड़े सख्त कानून, जहाँ पे आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के टाइम पे पेट्रोल पंप पे चालान काट रहे थे, इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी का, ये नहीं है। अब ये बिल्कुल, जब ये लोग सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट को या इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो बाहर निकलो और देखो कितने ट्रैक्टर हैं और कितना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जी। अब बिल्कुल क्लियर है कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे है, कौन लोग दबंग है जो ये सब कर पा रहे हैं, और यही लोग पॉलिटिकली मजबूत बहुत है। बिल्कुल। अब एज अ पत्रकार आप कैसे लड़ोगे इनसे? सर देखिए, मेरी लड़ाई जारी है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, एंड है डेथ। उससे ये कटु सत्य है कि हर किसी को मरना है। तो क्यों ना हम देश के लिए मरें, क्यों ना हम जनता के लिए मरें, पर कोई मारेगा नहीं। पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि कोई आपके साथ सबसे ज्यादा बुरा क्या कर सकता है कि वो आपको मार सकता है। और जो किसी को मारता है, मैं उसे सबसे ज्यादा कायर इंसान मानता हूँ। तो अगर कोई ऐसा होगा तो उसे भी देखा जाएगा, निपटा जाएगा। और मेरी तो बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। क्योंकि अगर मैं एक लाइव कर दूं या एक स्टोरी भी डाल दूं अपने इंस्टा पे कि मैं इस थाने में खड़ा हूं और इस थाने में मेरे साथ बदसलूकी हुई है, तो विद इन 2 आवर्स वहां पे पब्लिक का जमावड़ा लग जाता है, वहां जनता मेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तो इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता है। देखिए हिमांशु जी, हम तो जब मानेंगे जनता आपके पक्ष में है, आपके साथ है। जी। जब सरकार पे इतना जोर आएगा कि इनको भागना पड़ेगा, ये जो काले धंधे कर रहे हैं, और जो आपको धमकी कैसे दे सकते हैं? सर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो ये नामुमकिन सा लगता है। फिर इनके लिए क्या पहले मुझे भी आप ही की तरह मुमकिन लगता था जब मैं नया नया आया था, पर अब मुझे ये नामुमकिन लगता है। मुझे लगता है कि मुझ में शायद इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन्हें रोक पाऊं, पर हाँ, ताकत तब होगी जब जनता इन लोगों के खिलाफ होगी। जब जनता, सीएम मैडम के घर के बाहर लाखों लोग खड़े होंगे और वो जनता से कहेंगे, और वो सीएम साहब से कहेगी जनता कि इन अड्डों को आप बंद कराइए। पर जनता को मजा आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि मैं अकेला काफी नहीं हूं, इसके लिए एक पूरी की पूरी फौज चाहिए जनता की। मतलब मेरी इतनी फॉलोइंग काफी नहीं है, लाखों लोग एक्टिव चाहिए जो अपना टाइम निकाल के सीएम मैडम के घर के बाहर जाके खड़े हो पाए, कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर खड़े हो पाए, इन नशे के अड्डों को बंद करवा पाए। क्योंकि पुलिस तो कुछ करना नहीं चाहती, और पुलिस इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि कोई कंप्लेन नहीं होती। मुझ जैसे पत्रकार अगर कंप्लेन देते हैं तो एक्शन होते हैं, पर सवाल यह है कि सर कितनी कंप्लेन दें, कितनी कंप्लेन दें और कितने थानों में कंप्लेन दें। दिल्ली में लाखों अड्डे चल रहे हैं, एक एक विधानसभा में लगभग 2-2 हजार अड्डे चल रहे हैं। तो ये लाखों अड्डे हैं जहां गलत काम होते हैं। एक और मैंने आपको भी बताया नहीं, नौकरी के नाम पर भी ठगी होती है जी। नौकरी के नाम पर लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं आपको नौकरी दिलाएंगे जी, पैसे ले लेते हैं, नौकरी नहीं देते। एक वक्त 2023 था, 2024 और 2025 अब आ गया है, 3 साल। मैंने पूरा 1 साल पूरी दिल्ली में एक भी ऑफिस नहीं खुलने दिया था।
ये जितने भी ऑफिसेज हैं पूरी दिल्ली में, लगभग ये 20 से 25 लोग हैं और इन्हीं की ये गैंग है। ये सब लोग मेरे नाम से डरते हैं। अगर इनको एक कॉल कर दूं तो इनकी हवा टाइट हो जाती है, इनको नींद नहीं आती। तो इनको मैं एक कॉल कर देता हूं, जैसे जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं, उनकी शिकायतें आती हैं और वो मुझे कहते हैं मेरे साथ ठगी हो गई है, तो मैं पहले उस बच्चे के पैसे वापस दिलवाता हूँ, कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि पैसे रिफंड कीजिए। पैसे अगर वो रिफंड कर देते हैं, वैसे तो कर ही देते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते, जैसे नए नए लोग भी इस लाइन में आ रहे हैं, तो वो नहीं करते हैं, तो फिर मैं उनके ऑफिस जाता हूँ और रेड करता हूँ प्रॉपर। आपने देखा होगा 2 दिन पहले, जी 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 बिल्कुल। अगर कोई बदतमीजी करता है तो अब हमारी पूरी टीम है, तो अगर कोई जैसा हमसे रिएक्ट करेगा वो वैसा ही पाएगा भी। बात हुई है कानूनी कार्रवाई क्या होती है उन पे? कानूनी कार्यवाही, मुझे कानून पे भरोसा ही नहीं है ना। मैंने अपना ही एक सिस्टम बनाया हुआ है, मैं खुद मौके पे जाता हूँ और इनकी सोशल मीडिया पे फजीहत करता हूँ। तो जड़ जब कैसे इनके खत्म? परिवार देखते हैं ना, इनको बड़ी शर्म आती है, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी, ये घर से बता के नहीं निकलते कि क्या कर रहे हैं। ये घर से ये बता के निकलते हैं कि हम तो एमएनसी में काम करते हैं, महीने का 2-2 लाख रुपए कमाते हैं यहाँ काम करने वाले लोग। मतलब हम भी नहीं कमाते इतना जितना ये फ्रॉड कमाते हैं। तो इनकी मानसिकता क्या है? क्या मतलब इनके पास ना नौकरी है ना बिजनेस करने का, तो ये काम ऐसे काम कर रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनका शौक है सर, शौक है। इनके खर्चे हैं, इनके फोन देखिए, आईफोन 16 प्रो मैक्स चलाते हैं। अच्छा। इनकी गाड़ियां देखिए, महंगी से महंगी गाड़ियां चलाते हैं, लोगों का ठगी का पैसा खा खा के। पर अंत बुरा है सर। तो आजकल तो ये इन्फ्लुएंस भी हो रहे लोग कि यही काम करना चाहिए, पैसा कमाना है तो। देखिए, अब अगर जरिया यही बच ऐसा गया। ऐसा काम अगर करते हैं सिस्टम तो कर ही रहा है। तो जेल में जाने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। कोई पैसा दो और काम करो, बोल तो रही है सरकार, दिल्ली पुलिस क्या तो तो रही है। बदनाम होने के लिए तैयार ये रहिए। सेटलमेंट वर्ड इसलिए तो चलता है दिल्ली में। तो कोई बात नहीं, हम आएंगे, हम बदनाम करेंगे, हम तो जाते हैं पूरी दिल्ली में। अभी हम बदरपुर में गए हैं, लक्ष्मी नगर में मैंने बंद कराया है, नारायणा में बंद कराया है, नागलोई में मैंने बंद कराया है। पूरी दिल्ली में नौकरी के नाम पर ठगी करने का लोग अगर सोचते हैं तो वो सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे कॉल करते हैं और मुझे बोलते हैं कि हिमांशु भाई मैं अपना ऑफिस खोलने वाला हूँ और मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। आना मत। आना मत। मैं बोलता हूँ मैं नहीं आऊंगा। हाँ। वो ऑफिस खोल लेते हैं और जैसे ही मुझे कंप्लेन मिलती है मैं उनके ऑफिस पहुंच जाता हूँ और पुलिस बुलाता हूँ, पुलिस को 4 सुनाता हूँ, 4 उन लोगों को सुनाता हूँ, 4 उन बीट वालों को सुनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, सोशल मीडिया पे डालता हूँ और कमिश्नर साहब को भी टैग करता हूँ। तो उसके बाद ये ऑफिस बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये ऑफिस खोल नहीं पाते। कमिश्नर साहब और सर ये लोग मंथली देते हैं। हाँ हाँ, महीना जाता है। मतलब महीना जाता है, मतलब महीने के 50,000 रुपए देते हैं बीट वाले को, 50,000 रुपए, कहीं 1 लाख रुपए, साउथ दिल्ली जैसा इलाका है तो 1 लाख रुपए। तो मतलब सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। और मैं तो बच्चों को यही कहूंगा कि आप कहीं भी नौकरी के लिए जा रहे हैं, अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो बिल्कुल भी आप मत दीजिए, वो फ्रॉड है 100%। आप मौके पे 112 कॉल कीजिए, पुलिस को भी इन्फॉर्म कीजिए। नहीं, आपको पैसा कमाना ही है, पुलिस वाला बन जाओ, अच्छी कमाई है। 50,000 रुपये एक जगह से ले रहा है बंदा। तो पुलिस वाला बनना इतना आसान नहीं है सर। सर बहुत बढ़िया, आजकल तो ये बढ़िया लगे। तो मैं कह रहा हूँ नौकरी छोड़ो, पुलिस वाले बनो, बहुत अच्छी कमाई है, ऊपर तक पैसा पहुँचाओ। यही रह गया, हर चौक पे एमसीडी वाले बन जाओ। सर देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये पुलिस वालों ने जो अपनी इमेज खराब कर ली है, जी जी। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। कार्यपालिका, मतलब हमारे देश के 4 पिलर हैं एक लोकतंत्र के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और हम खबर पालिका हैं, और इसके अलावा विधायिका। ठीक है, तो ये 4 पिलर हैं। ये ऑफिशियल 3 होते हैं पर हम चौथे हैं अनऑफिशियल, पर हम इन तीनों पर भारी पड़ते हैं। तो ये जो कार्यपालिका, तीसरा जो पिलर है डेमोक्रेसी का, ये इतना ज्यादा बदनाम हो गया है, इसको तो लोग हर जगह गाली दे रहे हैं, लोग इतना गलत बोलते हैं। आप एक काम कीजिए, एक माइक कैमरा लीजिए और रोड पर निकल जाइए और लोगों से पूछिए कि आपको दिल्ली पुलिस कैसी लगती है। अगर 10 लोगों में से एक बंदा भी अगर तारीफ कर जाए तो मैं अपनी मीडिया लाइन छोड़ दूंगा, इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। ये मतलब पुलिस वालों की तारीफ सिर्फ इनके परिवार वाले कर सकते हैं, आम जनता इनकी तारीफ नहीं कर सकती। आप और मैं अगर अभी लड़ गए और हमने 112 कॉल कर दी और पुलिस बुला ली, तो पुलिस आपको भी उठाएगी, मुझे भी उठाएगी, आपसे भी 10,000 रुपए लेगी जमानत के नाम पे, वरना मुकदमा कर देंगे डरा के, और मुझसे भी 10-20 हजार रुपए अठेगी। तो पुलिस का तो धंधा ही बन गया है इनके लिए। एक एक केस नहीं है, एक जरिया है पैसा आने का। मतलब मेरे को जान के हैरानी हुई, साउथ दिल्ली का एक थाना है
और उस थाने के अंतर्गत बहुत सारे स्पा सेंटर चल रहे हैं। लाजपत नगर थाना अंतर्गत लगभग 300 स्पा सेंटर चल रहे हैं। और जब मैंने किसी से पूछा उस थाने में मेरे नॉन है कि महीने का कितना कमा लेते होंगे ये पुलिस वाले, तो जान के आपको हैरानी होगी, करोड़ों रुपए थे, करोड़ों रुपए बताए गए जो ये स्पा सेंटर वाले देते हैं। और ये सीधे सीधे एसएचओ साहब की जेब में जा रहा है, सीधे सीधे डीसीपी साहब तक पहुंच रहा है। और इसीलिए इन्हें स्पा को बंद नहीं किया जाता। अंदर के लोग हमें खबर दे रहे हैं। चलिए, तो स्पा सेंटर वाले हैं, मैं आपसे एक केस स्टडी, थोड़ा मैं आपसे एक राय जानना चाहूँगा जी। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बदनाम पुलिस थी यूपी की, है ना। दिल्ली की तो आती नहीं थी, कहते यूपी की सबसे बेकार पुलिस है। अब एक शासक बदलते ही जहाँ पे माफिया पला, गैंगस्टर पले, गुंडे पले जी, बड़े बड़े, जिन्होंने मार काट सीधा हुई, और वो जेल में रहकर भी वीडियो बनाते, जेल में तो उनका घर ही था जी, बहुत बुरा हाल था। एक वो पुलिस आज उसकी छवि एकदम बदल जाती है सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ जी के आने से, एक शासक बदलने से। तो शासक बदलना और एक शासक का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि जो आप परिवर्तन चाह रहे हो, देखिए जनता भी क्या है, उसे अपना काम करना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, उसको तो इनके बीच में रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि शासक पे डिपेंड करता है कि आपका क्षेत्र कैसा होगा। जी, एक राजा ही ये कारोबार संभाल सकता है, ये टेंशन संभाल सकता है कि उसके इलाके में क्या माहौल होगा। और मैं तो इन सीएम्स को राजा ही मानता हूँ। जी, और जैसे दिल्ली की राजा हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, यूपी के राजा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसे ही उनकी सरकार आई तो यूपी में बड़े बड़े माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चले, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े गुंडों के एनकाउंटर्स हुए, लाइव ऑन रिकॉर्ड हुए। तो आप सोचिए कि गलत गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, उन चीजों को बख्शा नहीं जा रहा। अगर यूपी में किसी ने किसी पत्रकार पर हाथ उठा दिया तो अगले दिन उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। अगर दिल्ली की सरकार भी ऐसी हो जाए तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की तो इमेज ही बदल जाएगी। और दिल्ली पुलिस अब बहुत भारी भरकम दबाव भी महसूस कर रही है। मैं खुद देख रहा हूं कि बीते लगभग 2 महीने से, जब से बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली पुलिस वर्क मोड पर है। दिल्ली पुलिस से अगर आप अवैध काम करवाने पहुंचे तो दिल्ली पुलिस सीधे कहेगी कि सीएम मैडम आ जाएंगी। तो दिल्ली पुलिस को भी डर है। तो अगर ये वर्क मोड ऑन रहता है, जैसे मैं भी रेड करने गया तो मैंने भी बोला कि सीएम रेखा गुप्ता जी भी अभी इन तमाम चीजों के खिलाफ हैं, तो आप ये काम मत करिए। तो पुलिस वाले एकदम सचेत हो जाते हैं। पुलिस वालों को बहुत डर लगता है सीएम रेखा गुप्ता जी से। तो ये छवि बरकरार होनी चाहिए, केजरीवाल की तरह नहीं कि केजरीवाल सीएम थे, हालांकि पुलिस उनके हाथ में थी नहीं, पर सीएम के पास बहुत सारी पावर होती है। देखिए, जनता ने एक को शासक चुना, सीएम चुना, अब वो सीएम बन गया, उसके बाद वो कह रहा है ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, मेरी ये मजबूरियां, कंप्लेंट्स है, ये सीना चोरी होती है। तो आप छोड़ दो, आप सीएम छोड़ो यार, किसी और को आने दो। इस्तीफा नहीं दिया, कई सालों तक इस्तीफा नहीं दिया, जेल में बैठा रहा। कब इस्तीफा दिया? जब जनता ने बोला कि इस्तीफा दे दो, शर्म कर लो, तब इस्तीफा दिया और अपनी लाडली बहन को सीएम बना दिया। तो ये इन लोगों का यही ड्रामा चलता रहा, पर जनता ने इनको जवाब दे दिया है, जनता ने इनको साफ कर दिया है दिल्ली से। तो अब एक तानाशाही उसकी तानाशाह शासक की जरूरत है वैसे दिल्ली को, दिल्ली क्या वैसे पूरे भारत को। तानाशाह की जरूरत नहीं है। तानाशाह तो देखो मैं तानाशाह नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि दिल्ली में एक एजुकेटेड और हमेशा 24/7 वर्क मोड ऑन रहने वाला नेता चाहिए, जो कभी भी जनता अगर उसे फोन करे, उसकी एक टीम होनी चाहिए जो जनता की हर समस्याओं का समाधान करे। हिमांशु जी, तानाशाह तो एक अलग वर्ड हो गया, जिसकी तानाशाही, हिटलर शाही नहीं चाहिए। ये देश डेमोक्रेसी से चलता है। हिटलर गलत काम करने वालों के लिए, जनता के लिए नहीं। हाँ, जनता के लिए एक नायक मूवी जैसा होना चाहिए, अनिल कपूर जैसे दिखाए गए हैं। ऐसे अगर नेता हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा। और ऐसे नेता आप बनकर देखिए, जनता आपको पूजेगी भगवान की तरह। जी, जनता की प्रॉब्लम फिर वही है, किसको चुने, क्योंकि जो प्रतिनिधि है सोशल मीडिया तय कर रहा है, मीडिया तय कर रही है। मीडिया पहले निष्पक्ष थी, अब आपको हर पार्टी का एक चैनल दिखेगा अलग, बिल्कुल। अब तो ये कोई भी चैनल बचा ही नहीं जो ये बोले कि ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, ये अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। एक उसमें चल रहा है। कई सारे चैनल हैं, खरीद लिए गए, मालिक फंडेड कर दिए गए। हाँ। देखिए, मेरे को तो विश्वास सोशल मीडिया पे है। आज का जमाना मोबाइल का है
आप मोबाइल खोलिए और आर्टिकल्स पढ़िए, और अभी भी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सच दिखाते हैं। मेरा तो मानना ये है कि आप लेफ्ट और राइट विंग दोनों ही जर्नलिस्ट को देखिए और आपका विजन क्या कहता है। तो देखिए, इस देश में मैं देश नहीं, आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कल ही ये पढ़ा कहीं, परिस्थितियां तय करती हैं कि हालात क्या होंगे। जैसे कि एक चाय का कप, अगर उसके अंदर मक्खी गिर जाए तो आप क्या करेंगे? चाय फेंक देंगे। चाय फेंक देंगे। अब परिस्थिति बदलता हूँ, और घी के डब्बे में अगर वो मक्खी गिर जाए फिर क्या करेंगे? फिर तो मक्खी को ही निकालना पड़ेगा। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियां तय करती हैं कि हालात क्या होंगे, नतीजा क्या होगा। तो यही वजह है कि शासक अच्छा होना चाहिए और तभी दिल्ली सुधरेगी। तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि कब क्या होगा। तो हमें किसी भी चीज को हल्का या हल्का नहीं समझना चाहिए, हर चीज को भारी समझना चाहिए। क्योंकि हमने चाय को हल्का समझा तो हमने चाय वेस्ट कर दी। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो हमें चीजों को यूज करना चाहिए, चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। परिस्थितियों को तो चेंज होने के लिए हिमांशु जी समय लगेगा जी, पीढ़ियाँ लगेंगी, और जिस तरीके की पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं, अब मैं आपको सीधा लेके जा रहा हूँ भारतीय शिक्षा पर। जी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दिल्ली के अंदर, खासकर प्राइवेट स्कूल्स, अब मैंने भी जो देखा, संस्कार की आप बात करते हो, संस्कार तो देखने को मिलते हैं स्कूलों में, गुरुकुल्स में। अब वो स्कूल में भी नहीं देखे जाते, पेरेंट्स को अंदर नहीं घुसने दिया जाता, उनका खुद का एक पॉलिसी बोलते हैं, वो हमारे स्कूल की पॉलिसी है जी। कैंटीन के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, वैल्यूज़ ख़त्म हो रही है। अब ये बच्चे जब स्कूल पास करेंगे, 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, क्या लेकर बाहर निकल रहे हैं, क्या विज़न लेके चल रहा है? पैट्रियोटिज्म नहीं लेके निकल रहे, ठीक है। अब क्या लेके निकल रहे हैं आप? अब मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसपे आप वो डस्टबिन लेके बोल रहे पिंक टी शर्ट इधर है, स्पा वाला जो आपने किया, वो बड़े जवान लड़के, मैं मानता नहीं, वो बिल्कुल अभी यूथ है, वो जो हम बोलते हैं इंडियन यूथ है, और इंडिया सबसे नंबर 1 है यूथ में। अगर यूथ ये कर रहा है तो जड़ कहीं ना कहीं बहुत मैली है। तो स्कूल्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वैसे तो कहा जाता है कि हमारे देश में 7 मौलिक अधिकार जो हैं, उनमें से एक मौलिक अधिकार है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन हमारा अधिकार है, पर ये अधिकार पाने के लिए हमें एक बहुत मोटी रकम अदा करनी पड़ती है। मतलब आपकी जेब में लाखों रुपया चाहिए, तब आप एजुकेशन ले सकते हैं और एजुकेशन आप पा सकते हैं। एजुकेशन के लिए लाखों करोड़ रुपए का डोनेशन दिया जा रहा है। बड़े बड़े स्कूल्स लगातार डोनेशन ले रहे हैं, और इस डोनेशन को लेकर अवैध तरीके से सही बच्चे जो सिलेक्ट होने चाहिए, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनकी सीटों को हटाकर और अमीरों के बच्चों को सीट्स दे रहे हैं। मैंने लगातार, एक स्कूल है पीतमपुरा में, सचदेवा स्कूल को मैंने एक्सपोज किया कि किस तरीके से 4 लाख रुपए का डोनेशन मांगा जा रहा है, और उस 4 लाख के दम पर बच्चे के स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा मुझे विस्तार से बताओ, ये आपने स्ट्रिंग कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, कैसे आपने इसको एग्जीक्यूट किया? एक महिला ने मुझे बताया कि एक स्कूल है सचदेवा, और यहाँ पर मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, ठीक है, बहुत मोटे पैसे मांगे जा रहे हैं। मैंने कहा चलिए आप, ठीक है। मैंने उनको एक स्पाई कैमरा दिया, और वो अंदर गई, और एक शख्स जो चश्मा लगाए हुआ था, मैं उस वक्त झलको दिल्ली में जॉब करता था, ठीक है, और उस शख्स ने ऑन कैमरा बताया है कि आप इतने रुपए दे दीजिए और आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। और पूरा की पूरा सचदेवा स्कूल एक अड्डा बन गया जहां पर एडमिशन के लिए डोनेशन चलने लगे। ये कब की बात है? अभी जो रिसेंट चल रहा है? नहीं, ये लगभग 2 साल हो गए हैं इस बात को। और 2 साल पहले एक्चुअली जब भी एडमिशन का टाइम आता है तो हमें लगता है ये अभी हो रहा है, ठीक है, ये तब नहीं हो रहा। हाँ। ये जब भी एडमिशन का टाइम आता है तो ये मुद्दे बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लग जाते हैं। मतलब दिल्ली में एक सीजन होता है हर मुद्दे का। सर्दियां आती हैं, जैसे गर्मियां आती हैं, ऐसे ही जब एडमिशन आते हैं तो एडमिशन का मुद्दा, बजट आता है तो बजट का मुद्दा, और फाइनेंशियल ईयर फिनिश होना है तो उसका मुद्दा। तो मतलब
परिस्थितियां देखकर मुद्दे चेंज होते हैं, सब कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ये क्या सीधा बोल देते भाई ये रिश्वत बिल्कुल। है, या कुछ और नाम मैं देते हैं आपको इसको? बताता हूँ, ये Additional कहते हैं charge डोनेशन बोलते हैं, कुछ? डोनेशन बोलते डोनेशन लगेगा, हैं। इसकी कोई पर्ची नहीं मिलती, कोई पर्ची नहीं मिलती, कैश पैसा में लिया लिया जाता है, कैश में लिया जाता है, और ये सारा ब्लैक का पैसा होता है। ये सारे जितने इनकी अथॉरिटी है, जितने इन स्कूलों के एग्जीक्यूटिव बने होते हैं, चेयरमैन बने होते हैं, इन सबकी जेब में, इनकी तिजोरियों में जाता है ये पैसा। और आप सोचिए, जिस एजुकेशन को लेने के लिए इतना सारा पैसा ब्लैक मनी देना पड़े, वो एजुकेशन कितनी खतरनाक होगी। वो आखिर ऐसी कैसी एजुकेशन होगी जिसके लिए माता पिता को सालों भर लोन चुकाने पड़ते हैं। मतलब कईयों के पास तो बहुत पैसे होते हैं, वो तो डोनेशन दे देते हैं, जो नहीं दे पाते और बच्चे जिद करते हैं कि मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है, तो महंगी महंगी डोनेशन लगती है। वो तो ये बोलते हैं सरकारी में पढ़ा लो। सरकारी में देखिए, आज कहना बहुत आसान है सरकारी में पढ़ा लो, पर अगर आप एक वेल मेंटेन फैमिली से हैं, अगर आप अपने बच्चे का जीवन वैसा नहीं चाहते जैसा मजदूरों का जीवन है, तो आप सरकारी में तो नहीं पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूलों को कितना ही अच्छा बता ले सरकार, पर सरकारी सरकारी ही होता है। मैं खुद भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। पढ़ने वाला बच्चा वैसे तो कहीं भी पढ़ लेता है, पर सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं आते। मैंने अपनी पढ़ाई ट्यूशन के दम पर कंप्लीट की, एक ट्यूशन लगवा के। मतलब स्कूल में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। मतलब सरकारी में अगर बच्चा पढ़ के और आगे बढ़ रहा है, तो मतलब मैं नहीं मानता कि उस स्कूल का दम है, वो दम उस बच्चे का है जो वो अचीव कर रहा है। क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई है नहीं, और प्राइवेट में लूट खसूट है। तो क्रेडिट तो सरकारी स्कूल ले ही लेते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में आके, पता ही आपको। क्रेडिट भले ही ले लें, पर वो बच्चे को मैं सल्यूट करता हूँ जो बच्चा पास आउट कर रहा है, अच्छी रैंक ला रहा है, तो वो बच्चे की मेहनत है। स्कूल वाले कुछ नहीं करते, क्लास टीचर नहीं आते, क्लास में अटेंडेंस नहीं लगती, पूरी की पूरी क्लास में तानाशाही चलती रहती है। मैं खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझसे आप पूछिए क्या हालत इस स्कूल में होती है। बच्चे लड़ते रहते हैं, गाली गलौज चलती रहती है, बहुत बुरा हाल है स्कूल का। तो आपने कैसे बचाया अपने आप को इस माहौल से? मैं स्कूल में एक्चुअली मैं शुरू से ही थोड़ा सा रिजर्व नेचर का हूँ। मैं ज़्यादा लोगों को मुंह नहीं लगाता, और मैं अपना काम अकेले ही करता रहता हूँ। मुझे पोइट्री का बहुत शौक है, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। तो मैं स्कूल में जब भी, मतलब टीचर आते नहीं थे, तो शोर में बैठ के भी मैं सोचता रहता था कि हाँ भाई ये लिखूं वो लिखूं, तो मैं लिखता रहता था। मैंने आपको बताया कि 8th क्लास से मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। तो स्कूल में जब टीचर नहीं आते तो मैं अपनी स्क्रिप्टिंग कर लेता था, घर पे जाके वीओ कर लेता था और वीडियो बना लेता था। सरकारी स्कूल का जो हमने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो हमने खुद ही शूट किया है पॉडकास्ट में। जितने भी नशा मुक्ति केंद्र के अंदर युवा पीढ़ी है, 22 साल 24 साल जी, जो ड्रग पैडलर भी है, ड्रग्स बेचते हैं, ये सब सरकारी स्कूल से पास आउट है। और इन्होंने कमिट किया ऑन कैमरा कि इन्होंने 5th क्लास 6th क्लास में थिनर होता है, जो हम थिनर है और वो फ्लूइड होती है, इसको सूंघना शुरू किया। ये मतलब कि एक बड़ी खतरनाक मानसिकता है। और कैसे उन्होंने क्लास के अंदर ही ये सब किया। आप जैसे बताया टीचर्स नहीं आते, तो बच्चे को अगर खाली टाइम मिलता है, और किस मेंटालिटी के नशे स्कूल के, सरकारी स्कूल के अंदर एंटर हो रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। आपने सही बोला, सरकारी में भेज नहीं सकते, इस पे ध्यान कोई दे नहीं रहा। अब प्राइवेट पे आ जाते हैं सर। प्राइवेट में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बड़ा, आप समझ रहे हैं, जैसे माता पिता खुद ही पूछते भाई बच्चे से कि बेटा गर्लफ्रेंड नहीं बनाई अभी तक। जो हम OTT और उस पर भी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स अब हर बच्चे के उस पर वो एक्सपोज हो रहा है, देख रहा है। क्या खतरनाक स्थिति अब पैदा कर रहा है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल नशे में। मैं अब बात कर रहा हूँ ड्रग्स, क्राइम, जो हमारी एजुकेशन में घुस चुका है, ड्रग्स, क्राइम और वल्गैरिटी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ड्रग्स, क्राइम और वल्गैरिटी, ये तीनों ही चीज़ें आपको सरकारी स्कूलों में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनते, वहाँ तो मैंने अपने स्कूल के अंदर वॉशरूम के अंदर सेक्स करते हुए भी देखा है। तो बहुत कुछ होता है सरकारी स्कूलों में, कोई ध्यान देने वाला नहीं होता। पर जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे भले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं, पर वहाँ कोई गलत हरकत आप स्कूल के अंदर नहीं कर सकते हो। तो स्कूल में
बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रिक्टनेस होती है। टीचर्स टाइम पर पहुंचते हैं, अगर नहीं पहुंचे तो उनकी सैलरी तक कट जाती है। टीचर्स को तुरंत नौकरी से निकाल देते हैं। अब सरकारी नौकर क्या होते हैं, ये सरकारी नौकर एक बार बन जाते हैं तो इनको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि प्रोविज़न बहुत है। ये लोग अपनी नौकरी कहीं से भी बचा सकते हैं। आप सोचिए, जो लोग रिश्वत ले रहे थे पुलिस वाले और हमने उन्हें पकड़ा था, उनकी नौकरी अभी तक नहीं गई, क्योंकि सरकारी एक बार कोई नौकर बन जाए तो उसकी नौकरी जाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को डर होता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इन टीचर्स को कोई डर नहीं होता कि प्रिंसिपल भी नाराज है तो होता रहे, मुझे क्या जाता है, ट्रांसफर करा लेंगे, नौकरी तो नहीं जाएगी। नौकरी नहीं जी। जाएगी, पक्की नौकरी हो गई। जी। हम दिल्ली में सड़कों पे एग्रेशन देखते हैं, आप भी एज अ पत्रकार देखते हैं, कवर करते हैं, अजीब अजीब सी क्राइम की न्यूज़ आती है। हाँ, लोग लड़ रहे हैं, खुलेआम झगड़ रहे हैं। सो मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बच्चों में ही हो रहे हैं। चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, लड़ना, माँ बाप से उल्टा लड़ना, और बिल्कुल अलग बड़ों वाले एक्सपेरिमेंट, प्री मैच्योरिटी पहले से इसकी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन। मोबाइल जो बचपन में ही बच्चा रोता है और माँ बाप उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और सोचते हैं बच्चा चुप हो गया, हमने बहुत बड़ी एक फतेह हासिल कर ली। वो सबसे बड़ी एक नाकामी मैं उनकी मानता हूँ कि आप अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते, आप उसको फोन दे देते हो। पर ये चीज मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता। तो इसमें पेरेंट्स जिम्मेदार हैं कि स्कूल्स? इसमें पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स जिम्मेदार है। स्कूल तो फोन देता ही नहीं है, पर अब तो कई स्कूलों में भी अलाउड है फोन ले जाना। और स्कूल और क्या कर सकता है इसको हटाने के लिए? स्कूल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कई चीजें देखिए माँ बाप भी कर सकते हैं। देखिए, हमने स्कूल में देखा कि एरोबिक्स, वो दिखाते अपने ब्रोशर में, हम एरोबिक्स जुम्बा करा रहे हैं, अब मेडिटेशन और योगा क्यों नहीं करा रहे कंपलसरी? सर देखिए, ये अब ये उनका निजी मामला है कि वो लोग क्यों नहीं करवाते हैं, पर कराना तो चाहिए, भारत की संस्कृति से जुड़ना तो चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि जुम्बा के अपने फायदे हैं, योगा के अपने फायदे हैं, तो स्कूल वाले अगर कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उसे हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। और हमें, जब हम फीस देते हैं तो हमें लेटर लिख के प्रिंसिपल से मांग करनी चाहिए कि ये एक्टिविटी आप स्कूल में कराइए। हमें स्कूल में पढ़ रहे तमाम बच्चों के पेरेंट्स को इकट्ठा करना चाहिए। और प्राइवेट स्कूलों में तो पेरेंट्स के अपने ग्रुप्स होते हैं जिसमें पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, तो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। पर फिर भी पेरेंट्स पर हावी रहता है प्राइवेट स्कूल, आपको पता होगा। बिल्कुल हावी रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किन पेरेंट्स पे वो हावी रहते हैं। वो हावी रहते हैं ईडब्ल्यूएस के पेरेंट्स पे। अच्छा। क्योंकि आपने सुना होगा, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। तो ऐसा ही है कि जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनको पुरानी किताबें दे देना, पुराने कपड़े दे देना, उनको ना पढ़ाना, उनकी नोटबुक ना चेक करना, उन पे कम ध्यान देना, ये हरकतें ये लोग करते हैं। तो इंडियन एजुकेशन जो हमारी है वो बेकार है, जीरो है। जीरो है। अब बच्चा क्या बनेगा? अब बच्चा गुंडा बनेगा, अब बच्चा मवाली बनेगा, स्पा सेंटर खोलेगा, स्पा सेंटर खोलेगा, और अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो करप्टेड पुलिस वाला बनेगा। थोड़ा सा बढ़ गया था, हाँ ठीक है, फिजिकली फिट रहा थोड़ा तो बनेगा जी। या शराब। तो आज की डेट में कुछ अच्छे प्रोफेशंस हैं, जैसे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे देश में। हमारे देश में कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी रिश्वत को बर्दाश्त नहीं करते। उनसे इंस्पायर होना चाहिए इन लोगों को, और इनको देखना चाहिए कि सरकार इनको सैलरी दे रही है, घर दे रही है, हर एक चीज़ें के अलाउंस दे रही है, पर उसके बावजूद ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ये नहीं करनी चाहिए। मैंने आपसे हर निश पे बात करी, दिल्ली में हर क्राइम पे, हर चीज़ पे, कि कैसे पनप रहा है, क्यों हो रहा है जी, क्या बेबसी है, क्या डिपार्टमेंट कर रहा है। कंक्लूजन ये है कि हम अभी भी वहीं के वहीं हैं, फंसे हुए। ना जनता सपोर्ट इतना कर पा रही है जितना करना चाहिए, ना जाग पा रही है, डिपार्टमेंट वहीं का वहीं है। अब तहलका दिल्ली, जो आपने पहली बात तो ये बताई, तहलका दिल्ली नाम ही कैसे क्यों रखा है? अजीब सा ही नाम है। तहलका मतलब तहलका मचा रहा है कोई, और फिर भी तहलके से कितना तहलका मच रहा है दिल्ली में, उसके बारे में बताएं कि तहलका दिल्ली का विजन क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। मैं जॉब करता था झलको दिल्ली में। वहां पे जब भी लोग देखते थे, यार झलको नाम है पर यार मचाता तहलका है लड़का, लड़के ने तहलका मचा रखा है। नौकरी के नाम पे किसी ने ठगी की तो हिमांशु आ जाएगा और तहलका मचा देगा। तो लोगों ने मुझे फोन करके बोलने लगा कि सर आप तो एकदम तहलका मचा देते हो।
तो मैंने सोचा कि अब झलको दिल्ली जो ये चैनल था, हाँ। जो टाइम पे सैलरी भी नहीं देते थे ये लोग, अच्छा। और बिल्कुल अनप्रोफेशनल इनका काम था, और मतलब चैनल में झगड़ा लड़ाई ये सब आम था, बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होती थी। तो मैंने ये ऑफिस छोड़ दिया, और ऑफिस छोड़ा मैंने, सेम डे अपनी सैलरी ली और इनका सामान इनको रिटर्न कर दिया। काम तो वो सही कर रहे थे कि नहीं? हालांकि मेरी फैन फॉलोइंग वहां पे बहुत थी, लाखों लोग मुझे देखते थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म वो बन चुका था मेरे रहते हुए कि वीडियो अगर दिन में डली है तो शाम तक लाखों लोगों तक पहुंच जाती थी। पर सही इंसान की कई जगह कद्र नहीं होती, कई जगह पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है। तो मैंने वो चैनल छोड़ दिया, और सबसे बड़ी वजह थी कि सैलरी ही टाइम पे नहीं देते थे। कन्वेंस जितना बन रहा है उतना कन्वेंस नहीं देते थे। तो मतलब इन लोगों ने पूरा शोषण, मैंने बताया ना पत्रकारिता में शोषण होता है, जी जी। तो इन लोगों ने एक तरीके से शोषण किया है। और वहां पर अब भी जो लोग काम करते हैं उनकी भी मेरे को शिकायतें आती हैं। आए दिनों मेरे दोस्त मुझे फोन करते हैं, कहते हैं सैलरी नहीं मिल रही। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मीडिया जो इंडस्ट्री है यहाँ पे शोषण बहुत है। फिर मैंने एक खुद से ठाना कि लोग मेरे सपोर्ट में आने लगे। पब्लिक जैसे ही मैंने झलको दिल्ली छोड़ा, और मैंने अपने इंस्टा और ट्विटर हर जगह डाल दिया कि मैंने झलको दिल्ली से रिजाइन कर दिया है। जी। तो 16 नवंबर 2023 की ये बात है, और जैसे ही ये मैंने डाला तो लोगों के मुझे कॉल आने शुरू हो गए। लोगों ने कहा मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। लोगों ने मेरे को लाखों लाखों रुपए के ऑफर दिए कि मैं तुम्हें देता हूँ और तुम चैनल खोलो, 50-50% के पार्टनर होंगे। मैंने ये सारे ऑफर्स ठुकरा दिए। अच्छा। मैंने खुद अकेले अपना चैनल बनाया, और अपने ही खर्चे पर लोन लेकर, और मैं निकल गया जनता के बीच। जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत भरोसा जताया, और इस बीच फिर बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में आए, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग मेरे लिंक में आए, जिन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उन्होंने अपनी खुशी से जो डोनेशन जिसे कहते हैं वास्तव में डोनेशन, तो वो उन्होंने लेनी शुरू की, जिससे हमारे सैलरी निकलने लगी स्टाफ की, और मेरे खर्चे निकलने लगे, मेरी गाड़ी का पेट्रोल निकलने लगा, और घर पे भी मैं कुछ दे पाता था। तो ऐसा होने लगा कि लोगों को जब दिखा कि हाँ भाई हिमांशु अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब खुद बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं, और वो सपोर्ट करना चाहते हैं, और वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम उनसे सपोर्ट ले लेते हैं, और बदले में हम उनको स्लिप देते हैं प्रॉपर। तो 1 नंबर का वो पैसा होता है, हम जीएसटी भी भरते हैं, तो उनसे हम लोग सपोर्ट लेते हैं, उसी के दम पे हमारा चैनल चलता है। तो तहलका दिल्ली का मिशन ऐसे शुरू हुआ कि जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी, मैंने खुद का प्लेटफॉर्म बनाया। जहाँ जहाँ गलत होता था मैं वहाँ वहाँ पहुँच जाता था। नौकरी के नाम पर एक ठगी हो रही थी, मैं वहाँ भी पहुँचा। मैंने कई सारे ऑफिसेस बंद कराए। इस बीच मेरे साथ मारपीट भी हुई। इस मारपीट के बाद यूट्यूब पर ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, और पूरा चैनल हमारा उठ गया। और उसके बाद लोग जानने लग गए कि जो हिमांशु झलको में था वो अब तहलका दिल्ली में आ गया है। तो आज भी कमेंट्स आते हैं वैसे लोगों के कि झलको दिल्ली क्यों छोड़ा। तो आज मैंने इसीलिए पॉडकास्ट में बता दिया कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी, प्रोफेशनलनेस थी नहीं, सब कुछ अनप्रोफेशनल था। मतलब आप एक एचआर से लेकर के और ऊपर तक, मतलब एक एचआर वही रिपोर्टर थी, वही सब कुछ थी, मतलब बिल्कुल अनप्रोफेशनल। क्या पता उनके पास पैसे ना हो इतने, शायद इसी वजह से। नहीं, वो पैसे थे पर नियत नहीं थी, काम करने का तरीका नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल तरीके से काम नहीं होता। तहलका दिल्ली को हम तो जो मैं चाहता था वो वहाँ पे फुलफिल नहीं होता था, इसलिए मैंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया, और तहलका दिल्ली मैंने आगे बढ़ाया। और हमारा चैनल आज इस स्टेज पे है कि हर कोई मुझे जानता है कि तहलका दिल्ली हिमांशु का चैनल है। और कोई जाने ना जाने, पर जो लोग गलत काम करते हैं वो तो ये जरूर जानते हैं कि गलत काम जो हम कर रहे हैं इसमें आटे में नमक मिला लो, क्योंकि अगर नमक में आटा मिलाया तो तहलका दिल्ली वाले आ जाएंगे और बंद करा देंगे। तो ये है कि मैं नमक में आटा बर्दाश्त करता हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा है। जहाँ पे नमक में आटा होता है थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा है, और मेरे कॉल करने पे वो बच्चों का पैसा भी रिफंड कर रहे हैं, तो मैं वहाँ एक्शन नहीं लेता। पर जहाँ बहुत मोटे मोटे पैसे बच्चों से ऐंठे जा रहे हैं जी, वहाँ मैं जाता हूँ और रेड करता हूँ। तहलका दिल्ली के साथ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जुड़ा है, साथ देता है, या कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है। तो ये तो बना हुआ है ना, ये एंटी करप्शन बने हुए हैं, पर ये खुद करप्टेड है। ये जो करप्शन कर रहे हैं ये उनको डराते हैं और उनसे ही पैसा ले लेते हैं। ये तो एक्सटॉर्शन के सबसे बड़े बादशाह बने हुए एंटी करप्शन वाले। इनसे बड़ा कोई है नहीं जो पैसे खाते हैं। एक तो होता है मतलब चोर के घर चोरी करने वाले, आपने सुने हैं? तो एंटी करप्शन वाले वैसे हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, और ये उन भ्रष्टाचारियों के साथ भी भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट हैं। मतलब एक
कुत्ता और एक कुत्ते की माँ, तो मतलब ये चोर की माँ है। हमें तो देख के लगता है कि भाई बहुत तगड़ा ही सपोर्ट होगा, जिस तरीके से आप रेड मारते हो। और भाई कोई नहीं डिपार्टमेंट, किसी का कोई सपोर्ट नहीं कोई है, सरकारी मैं तो डिपार्टमेंट, अकेले ही हूँ, मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है, मेरी टीम मेरे साथ है। राधिका शर्मा जी हमारी जो रिपोर्टर है साथ में, वो रहती हैं, और भी मेरी टीम है पूरी, तो हम लोग साथ रहते हैं। किसी को अगर किसी ने कुछ बोला, किसी पुलिस वाले ने कुछ बोला, तो हम उसी की वीडियो बना लेते हैं। तो पुलिस वाले डरते हैं कि अगर तहलका वालों से पंगा लिया तो ये वीडियो बना के डाल देंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारा चैनल, और हम उसी के दम पे ये सब कर पाते हैं। पीछे मीडिया से कुछ सपोर्ट? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, प्रेस? कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, कई बार हमारे साथ जैसे बदसलूकी हुई है, तो चैनल्स आते हैं, मेरा इंटरव्यू करते हैं, डालते हैं, मेरी आवाज बनते हैं, पर नेशनल चैनल से कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, यूट्यूबर्स हैं, कई मेरे दोस्त हैं, उनसे बहुत सपोर्ट है। अगर मेरे साथ आज कुछ हो जाए, यहीं पे हो जाए या कहीं भी हो जाए, तो और अगर मैं एक कॉल कर दूं तो 1 घंटे बाद सारे यूट्यूबर्स यहीं खड़े होंगे। आपके दुश्मन बड़े हैं, सरकार दुश्मन, सरकार भी दुश्मन है, पुलिस भी गुंडे भी दुश्मन है, दुश्मन गुंडे है, भी दुश्मन है, सब कोई दुश्मन कई है। जगह जनता भी हो जाती पर है। मैं तो कहता हूँ कि एक बार दोस्त बनकर देखिए, आप गलत काम छोड़कर देखिए और कुछ भला करके देखिए, आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब मैं अच्छे काम करके घर पहुंचता हूँ तो मुझे एक चैन की नींद आती है, पर जो लोग गलत करते हैं उन्हें चैन की नींद नहीं आती, उन्हें हमेशा टेंशन रहती है कि कब वो पल आएगा जब पुलिस मुझे पकड़ के जेल ले जाएगी। पर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं करते। पर माहौल ऐसा है कि आज की डेट में आप अगर सही भी कर रहे हैं और आप एक पूरे की पूरे, मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है और उनको कहा है कि आओ और मेरा सामना करो। तो अब ऐसे में मेरे को डर नहीं लगता, चाहे ताकतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर मेरे हौसले से और मेरी ताकत से बड़ी नहीं है, मेरे चैनल से बड़ी नहीं है, मेरी जनता से बड़ी नहीं है, मेरे व्यूअर्स से बड़ी नहीं है। तहलका दिल्ली को अगर सपोर्ट अगर बेसिक लेवल पे मिले, बेसिक के वैसे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट की दिल्ली में किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुझे दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए। वो कैसे देगी? हमें वो तो चाहिए, भाग रही है। हमें चाहिए कि कम से कम 2 कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल हमारे साथ हर वक्त रहें। सेटलमेंट कर लेंगे वो। सेटलमेंट मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहें, और मेरे साथ रहेंगे ना तो हम उन्हें ईमानदार बना देंगे जी। तो अगर आप ईमानदार, हम गांधीवादी सोच के साथ चलते हैं जी जी, और हम लोग बहुत शांत लोग हैं जी, और हम लोग किसी से लड़ना नहीं जानते और ना ही हम किसी से लड़ सकते हैं, पर हम लड़ते हैं अपनी कलम से और हम किसी से नहीं डरते हैं उसके लिए। हिमांशु जी, आपकी हर वीडियो में ना गुस्सा दिखता है, एग्रेशन दिखता है, वो ऑन कैमरा आता है, ऑफ कैमरा आप मेरे से मिले हो तो आपने देखा है उतना गुस्सा है नहीं। एक्चुअली सिस्टम को देखकर गुस्सा आता ही है, क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो चुका है, पूरा की पूरा पुलिस प्रशासन सोया रहता है, पूरे की पूरे प्रशासन ने मतलब ये ठान के रखा है कि उन्हें फ्रॉड करना है, उनको गलत करना है, उनको भ्रष्टाचार मचाना है, और हमारी सुनवाई नहीं होती तो हमें चिल्लाना पड़ता है। अब एक हमने स्पा सेंटर, एक होटल विला चल रहा था सुभाष नगर में, थाना हरिनगर अंतर्गत। मौके पर एसएचओ साहब आए और मुझे बोले, उन्होंने देख लिया कि तहलका दिल्ली का माइक है और वो समझ गए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, और हमने रेड की, पूरा नंगी लड़कियां वहां से भगी, पूरा रिकॉर्ड हुआ, जनता हमारे पक्ष में आके खड़ी हो गई वहां पे, और वहां की जनता का बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत अवेयर जनता थी, आके खड़ी हो गई कि न्यूज चैनल वाले अच्छे काम कर रहे हैं। पुलिस वाले डर गए, पुलिस वाले ने मेरे कान में बोला, ये वीडियो डाल बेटा, फिर देखता हूं तेरे साथ में क्या करूंगा। मैंने एसएचओ जी, मैंने एसएचओ के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने वीडियो डाल दी और मैंने एसएचओ साहब के फेस हाईलाइट में डाले, खूब वायरल किया एसएचओ साहब को। आज एसएचओ साहब को पूरी दिल्ली जानती है, और वो एसएचओ साहब ने बहुत कोशिश की कि ये वीडियो डिलीट हो जाए, पर हमने ये वीडियो डिलीट की नहीं। तो ऐसा होता है कि आप कई ताकतें जिन्हें आप ललकारते हो जी, बड़ी ताकतों को, उनसे लड़ने के लिए बहुत सारी वेल विशेस चाहिए होती हैं, और मैंने जिन लोगों का रिफंड कराया है, मैंने जिन लोगों के साथ गलत हो रहा था उनको न्याय दिलवाया है, कई सारे बुजुर्ग जिन्हें बच्चों ने घर से निकलवा दिया उनको भी न्याय दिलवाया है, कई सारे ऐसे बुढ़े जिनसे साइन करवा लिया, अंगूठा टिकवा लिया और उनकी प्रॉपर्टी बच्चों ने अपने नाम ले ली और उन्हें घर से निकलवा दिया, मैंने उन्हें भी जलील कर सोशल मीडिया पर, और उन्हें भी न्याय दिलवाया है। तो उन तमाम लोगों की दुआएं हैं कि मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता और मैं किसी से नहीं डरता।
हमारी भी दुआएं आपके साथ है, कुछ ना हो। बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। हमें ऐसे हिमांशु बहुत सारे चाहिए और हैं भी। शुक्रिया। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी हिमांशु हैं जी आपकी तरह, बहुत सारे जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अगर आपसे जुड़ना चाहे, आपके साथ मिलकर काम करना चाहे, एक तो उनमें से डर निकालिए पुलिस जी। का। उन्हें लगता है कि पुलिस वाले कुछ भी उठा के कर देंगे और सब तमाशा देखते रहेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन्हें गाइड कीजिए कि वो तहलका दिल्ली से कैसे जुड़े, या तहलका दिल्ली की तरह खुद एक कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहे वो कैसे बना सकते हैं, और उन्हें देखिए, खुद मार्गदर्शन का प्लेटफॉर्म बनाना एक बहुत आसान चीज़ नहीं है, हम्म, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग यूट्यूब चैनल शुरू कर लेते हैं, 4 वीडियो 6 वीडियो करते हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। शांत नहीं होना है, रुकना नहीं है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि हमारे चैनल पर 20-20 व्यू आ रहे थे। हम रुके नहीं, हम डटे नहीं, हम कंटेंट डालते रहे, वो हज़ारों लाखों तक हम पहुंच गए। तो आपको रुकना नहीं है। चैनल अगर आपने बना दिया तो आपको लगे रहना है और किसी से नहीं डरना, क्योंकि आपके पास आपकी जनता है। कोई भी गलत कर रहा है उसका फोटो लीजिए और डाल दीजिए, फिर देखिए वो कैसे आपके कदमों में आकर गिरता है, कहता है वीडियो डिलीट कर दीजिए। आप किसी से मत डरिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप मीडिया हो, आप एक बहुत बड़ा पिलर हो लोकतंत्र के, तो लोगों को आपसे डरना चाहिए, आपको किसी से नहीं डरना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट मैंने जैसे शुरू में बताया कि पत्रकारों के लिए भी है, जो बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनको और बताएं कि एक पत्रकार का एक कोर क्या होना चाहिए। देखिए, आजकल जो कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है कि इंस्टीट्यूट्स ने धंधे बनाए हुए हैं। अब मेरे को ही ले लीजिए, मैंने JR मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। उस इंस्टीट्यूट ने आज तक मेरी डिग्री नहीं दी मेरे को। रिजल्ट तो दे दिए, अब डिग्री के लिए और पैसे मांग रहे हैं, फिर उनको और पैसे मैं दूं, फिर वो मुझे डिग्री देंगे। पंजाब केसरी का JR मीडिया इंस्टीट्यूट है, अब ये फिर से मुझसे पैसे मांग रहे हैं कि वो पैसे आप भरो फिर डिग्री मिलेगी। तो मतलब इन लोगों ने पूरा धंधा बनाया हुआ है। 1 साल हो गया, डिग्री नहीं दे रहे, कॉल नहीं उठाते। धंधा बनाया हुआ है कि आप पैसे भरिए और मीडिया के पत्रकार आप बन जाइए। इंस्टीट्यूट में कुछ सिखाया ही नहीं जाता। मेरा तो मानना ये है कि आप किसी भी अच्छे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कीजिए और उसके बाद आप कलम उठाइए और पत्रकार बन जाइए, क्योंकि भारत के कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पत्रकार बनने के लिए आपको BJMC या MJMC करनी होगी। जी जी। पर आज कुछ इंस्टीट्यूट ने ये मिथ फैला दिया है कि अगर आपने एक मीडिया का कोर्स नहीं किया तो आप पत्रकार नहीं हैं। जबकि मेरा मानना तो ये है कि हर वो व्यक्ति पत्रकार है जो गलत चीजों को लेकर जनता के बीच में किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंच रहा है। मैं उसे भी पत्रकार मानता हूं जो अखबार या खबरों में लिखता है, वो भी पत्रकार है जो रेडियो में बोलता है, वो भी पत्रकार है जो टीवी मीडिया में है, और वो भी पत्रकार है जो हमारी तरह डिजिटल में काम कर रहे हैं। तो हर वो व्यक्ति एक जर्नलिस्ट है जिसके हाथ में माइक है और वो गलत कामों को बर्दाश्त नहीं करता। और दिल्ली पुलिस भी कई बार बोलती है कि कहाँ से आप पढ़ के आए हो, कैसे आप पत्रकार बन गए, आप एक फर्जी पत्रकार हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के कई सारे बीट कांस्टेबल जो कि लाइन हाजिर हो जाते हैं और उसके बाद भी थाने आते रहते हैं वर्दी पहनकर, छुप छुप के लोगों से पैसे लेते हैं। पब्लिक को तो ये पता ही नहीं चलने देते कि हम लाइन हाजिर हो चुके हैं। तो वो फर्जी हैं। हम लोग कैसे फर्जी हो गए? आप लोगों की चोरी को हम पकड़वा रहे हैं, तो हमसे फर्जी तो आप हुए। तो कुछ लोग हैं जो ये मिथ फैलाते हैं और लोगों को कहते हैं कि जिसने कोर्स नहीं किया वो पत्रकार नहीं है, और इसीलिए मजबूरन मुझे कोर्स करना पड़ा, वरना मैं करना नहीं चाहता था। मैं तो मेडिकल साइंस में जाना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, पर मीडिया का कोर्स मैंने किया। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है जर्नलिस्ट स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ मीडिया स्टडीज से। उसके अलावा मैंने डिग्री की हुई है MJMC और BJMC की भी है मैंने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से, और स्कूलिंग मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है। तो बस पढ़ाई आगे चल रही है। अब MJMC में एडमिशन ले रहा हूँ, लॉ भी कर रहा हूँ। और अच्छा, लॉ भी कर रहे हैं? जी, तो जनता की आवाज़ उठानी है। लॉ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई फंसा ना पाए। हाँ, आपकी प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत जरूरी है। तो लॉ भी कर रहा हूँ। तो अब जो युवा पीढ़ी है, जी, हर कोई तो पत्रकार नहीं बन सकता। आपको एक ऐसा रास्ता बताए कि जो जहाँ पर है, जिस शहर में, जिस भी कॉलोनी में, कस्बे में, वो वहाँ से डिजिटल हर एक व्यक्ति, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ। हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया चलाता है, अपना अकाउंट बनाता है, उस पर वल्गर कंटेंट डालने से अच्छा अपने आसपास देख रहा हर समस्या,
हर एक समस्या जो उसे दिख रही है उसे रिकॉर्ड करे और डाल दे। और तहलका दिल्ली तक पहुंचाए तो हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर पहुंचाते हैं लोग। हमारे हेल्पलाइन नंबर हमारे चैनल पे जाते हैं 7827961416। ये मेरा पर्सनल नंबर हुआ करता था, पर ये मैंने पब्लिक को दे दिया है दान में। अब मैंने अपना नया नंबर लेना पड़ा, क्योंकि डेली के लगभग 100 कॉल रिसीव होते हैं। अच्छा। इतने कॉल तो मुझे लगता है कि एमसीडी या पुलिस के पास नहीं जाती होंगी, एक थाने में 100 कॉल नहीं आती होंगी दिन की, जितनी मेरे चैनल पर आती है। 100 लोग कॉल करते हैं एक दिन में। किसी की बीवी भग गई, किसी का बच्चा छीन के कोई ले गया है, बच्चे किडनैप हो गए हैं, कहीं नशा चल रहा है, गांजा चल रहा है, सट्टा चल रहा है, चरस चल रही है, जॉब फ्रॉड चल रहा है, स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति के धंधे चल रहे हैं, और ये स्पा सेंटर, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। तो सब सारी कॉल हमारे पास आती हैं, और उसके बाद हम व्हाट्सएप पे उन्हें वेरीफाई करते हैं, वीडियो कॉल पे देखते हैं कि वास्तव में ये कौन लोग हैं जो हमें कंप्लेंट दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, एक बार का किस्सा है कि मुझे झलको दिल्ली में मैं जॉब करता था, और उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मैं वायरल था इन गलत कामों को देखने के लिए। तो जो एचआर वहाँ की थी, उसने एक मुझे टास्क दिया और उसने मुझे शाहबाद डेयरी भेज दिया। मतलब उन्हें बिल्कुल नॉलेज तो थी नहीं, अनप्रोफेशनल थे, मैंने आपको बताया। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया वहाँ पे और वेरीफाई नहीं किया। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर कोई मर्डर नहीं हुआ था, किसी ने फांसी नहीं लगाई थी, फांसी की न्यूज़ थी, किसी ने कोई फांसी नहीं लगाई थी। मैंने पूरे इलाके में पता किया, किसी ने फांसी नहीं लगाई थी। एक ब्लॉक, ई ब्लॉक शायद बताया गया था, पूरे ई ब्लॉक में मैं घूमा, किसी ने फांसी नहीं, कहीं कोई टेंट नहीं लगा हुआ था, व्हाइट टेंट किसी के मरने पे लगा होता है। उसके बाद मैंने उस शख्स को फोन किया जो झलको दिल्ली की हेल्पलाइन पे आया था, और मैंने कहा कहाँ हूँ आप? उसने कहा रुक जा, अभी आ रहा हूँ। मैंने देखा पीछे से डंडे लेकर और बहुत सारे लोग मेरी ओर भागे हुए आ रहे थे। मेरे साथ मेरा साथी गौरव था। मैंने स्कूटी ऑन की और इतनी तेज मैंने स्कूटी भगाई है वहाँ से, मैं स्कूटी पे जाता था उस वक्त, और मैंने बहुत तेज स्कूटी वहाँ से भगाई है और जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। और उसके बाद मैंने उस एचआर को बोला कि थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा लिखो, आपने मीडिया का कोर्स, इसीलिए कहते हैं कि मीडिया का कोर्स जरूरी भी है, क्योंकि मीडिया के एथिक्स ही नहीं पता। अब कुछ लोग जबरदस्ती के पत्रकार बन रहे हैं, कुछ लोग मेरी नकल भी कर रहे हैं आजकल, मैंने देखा है मार्केट में। मतलब मैं जो भी न्यूज़ डालता हूँ वहीं पहुंच जाते हैं। मैंने एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को अगर दिखाया तो वहीं पहुंच गए। तो कर रहे हैं लोग मेरी नकल, पर करिए आप, अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर मेरी नकल कर रहे हैं तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप भी अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बट तरीके से करिए, आप उन चीज़ों को पढ़ के करिए। आप ऐसे मत करिए कि पत्रकारिता बदनाम हो जाए, आप ऐसे मत करिए कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, बस आप बोले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं तो उसके पीछे, मेरे हर वर्ड के पीछे एक ना एक लॉ, एक ना एक कुछ ना कुछ ऑथेंटिकनेस जरूर आपको मिलेगी। हिमांशु, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जनता जो जानती है, बड़े बड़े चैनल्स को जानती है, जैसे इंडिया टीवी, लल्लन टॉप, इंडिया टुडे ग्रुप के अंदर जो आते हैं, ANI, आप पहले जनता को ये क्लियर कीजिए कि पत्रकार और एक एंकर में क्या फ़र्क है? एक एंकर, इट मीन्स AC में बैठ के मुद्दों का विश्लेषण करना बहुत आसान है। मतलब आज मैं एक 4 दीवारी के अंदर बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कह दूँ। एक रिपोर्टर एक आज़ाद होता है। एक रिपोर्टर का स्टूडियो खुला आसमान है, और जहां पर भी उसका माइक कैमरा है वही उसका स्टूडियो है। बट एक एंकर को लाखों करोड़ों का स्टूडियो चाहिए, मेकअप चाहिए, और उसके बाद वो क्या करता है, विश्लेषण करता है। और आजकल के एंकर्स तो चाटुकार बन गए हैं। वो लोगों को बिठाते हैं, डिबेट के नाम पे हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन्हें लड़वाते हैं, और उनका ये धंधा बन गया है। तो एंकर्स का और रिपोर्टर्स का एक बहुत ज़मीन आसमान का एक अंतर है। एक रिपोर्टर जो फील्ड में रहता है, जनता को दिखता है, जनता को समझता है। एक एंकर जो लैपटॉप में बैठा रहता है, लैपटॉप पे जो न्यूज़ आती है वो देखता रहता है, उसी पे एक स्क्रिप्टिंग करता है, बैठ जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ता रहता है। मतलब मैं एंकर को तो न्यूज़ रीडर मानता हूँ, वो तो ऐसे रिमोट चला चला के और रीड करते रहते हैं। हम लोगों की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, हम लोग खुद बोलते हैं। तो रिपोर्टर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंकर या फिर भाई पहले रिपोर्टिंग कीजिए, फिर आप स्टूडियो में आके उसको विश्लेषण करें, वो भी ठीक है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। बट कुछ एंकर्स अब रीडर्स बन गए हैं। एक्चुअली क्या है कि इस मीडिया इंडस्ट्री में अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कमाल की, कि अगर कोई लड़का बहुत अच्छा बोलता है और वो बोलता अच्छा है, दिखता अच्छा है, तो ठीक है, उसको तो रिपोर्टर बना देंगे, उसको बेंच पे बिठा देंगे, उसको एडिटिंग के लिए बिठा देंगे। अगर कोई लड़की सुंदर है और उसे बोलना नहीं आता तो उसे एंकर बना देंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता
कि जिस लड़की को कुछ समझ ही नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता कि दिल्ली का राज्यपाल कौन है, वो आखिर कैसे एंकर बन गई। तो मतलब ग्लैमर ग्लैमर देख रहे हैं यहाँ पे भी, मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं ना ग्लैमर, यहाँ पे भी ग्लैमर देखा जा रहा है, और जिसका जितना ग्लैमर अच्छा है उसको उतनी अच्छी जॉब मिल रही है। और यहाँ तक कि कई चैनल्स तो ऐसे भी हैं जहाँ पर जैसे कि कास्टिंग काउच होता है मुंबई में, ऐसे ही चैनल्स में भी लड़कियों के साथ गलत चीजें होती हैं, उसके बाद उन्हें पद दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके मालिकों पर 376 के केस भी दर्ज हुए हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना उन्हें मिर्ची लग जाएगी, तो इसलिए तो ये भी फिल्म इंडस्ट्री बन गई है एक तरीके से। फिल्म इंडस्ट्री बन गई है, ग्लैमर की इंडस्ट्री बन गई है। और यहाँ पर तो ऐसा है कि आप सोचिए अगर कोई न्यूज आ गई, मतलब कई चैनलों ने ऐसा धंधा बना दिया है पुलिस वालों की तरह कि कोई बड़ी न्यूज आती है किसी नेता या मंत्री के खिलाफ, उसे दबाने का पैसा ले लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं। तो मतलब लोगों ने धंधा बनाया हुआ है पूरा की पूरा, मीडिया भी धंधा बना लिया है। ये चीजें धंधा नहीं हुआ करती थी। अभी एक जज दिल्ली यशवंत वर्मा जी, उनके घर में इतना सारा कैश मिला, मतलब मीडिया, जज, पुलिस, वकील, हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर हम लोगों को समाज के प्रति अवेयरनेस फैलानी चाहिए, समाज में फैल रही बुराइयों को रोकना चाहिए। पर हम लोगों ने अपने प्रोफेशन को ऐसा बना दिया है कि लोग हमें अब अच्छी नजरों से नहीं देखते। लोग सोचते हैं पत्रकार आ गया तो 4 गालियां देते हैं, अगर कोई बोलेगा मैं पुलिस वाला हूं तो 10 गालियां पड़ती हैं, अगर किसी ने बोला मैं कलेक्टर हूं तो 50 गालियां पड़ती हैं, नेता बोला तो 100 गालियां, और एनजीओ वाला बोला तो 500 गालियां। तो गालियां तय हैं। तो पत्रकारों को सबसे कम गालियां पड़ती हैं, और वैसे पुलिस वालों को सबसे ज्यादा पड़ती हैं, एनजीओ वालों से भी ज्यादा पड़ती हैं। तो ये एक धंधा बन गया है, लोग एनजीओ बना लेते हैं, कंप्लेन लगाते हैं और लोगों से एक्सटॉर्शन करते हैं। मतलब हर एक चीज समाज में एक्सटॉर्शन बन चुकी है, और बहुत ही मतलब बुरा हाल है, पूरा की पूरा सिस्टम ही खराब है। तो आज के समय बस ये बोल के चुप हो जाना कि भाई कलयुग है, ये तो चल ही रहा है, ये तो होता ही रहेगा, या जनता ये वेट करे कि उसके घर में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो तब वो जगे? जनता को जाना चाहिए, जनता को घरों से बाहर आना चाहिए। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे इन चीजों के खिलाफ, और हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बैठेंगे। आप मेरा समझे सवाल क्या है? आप जनता को जागना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, तो जनता अब न्यूज को एज ए एंटरटेनमेंट लेती है, मजा आता है उनको दूसरे में क्या हुआ, कौन मरा, कितने मरे, किसकी भाग गई, किसके साथ। तो बहुत जरूरी है, जनता को जागना चाहिए, न्यूज को अच्छे तरीके से देखो। एक एंकर, एक रिपोर्टर, एक स्टोरी टेलर, उस पर ही डिपेंड करता है। अब ये पॉडकास्ट हम बना रहे हैं तो हम पर ये डिपेंड करता है कि हम जनता तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जी। मेरा मोटिव है इस पॉडकास्ट को करने का कि जनता अवेयर हो, मेरे बारे में जाने, और ऐसे कई सारे लोग इस पॉडकास्ट के बाद बने जो मेरी तरह सोशल एक्टिविस्ट बने और अच्छा काम करें। मेरा मोटिव ये है। तो अब जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि उन एंकर से मैं ये कहना चाहूंगा जो एंटरटेनमेंट दिखाते हैं। और मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरी रही हैं कि मतलब एक स्टोरी मैंने दिखी कि पंजाब में गिरी बर्फ, अब वो वायरल होने के लिए उन्होंने डाला, और उसके बाद स्टोरी जब अंदर से देखी तो कोई साइकिल पे बर्फ लेके जा रहा था और वो गिर गई थी। तो इस तरीके की लोग स्टोरीज डालते हैं, तो बहुत गलत है। इतना गलत काम आप करिए मत। मीडिया के नाम पर धब्बा है लोग। हाँ, वो धब्बा ऐसा तो है ही, पर नहीं वो भी क्या शायद इसलिए डालते कि ऑडियंस उन्हें जोड़नी होती है, ताकि अगली जो रील हो कम से कम काम की तो दिखा दे, क्योंकि लोग देखना ही नहीं चाहते। लोग भी तो ऐसे हैं जो यही सब देखना चाहते हैं। अब देखो ना, मिलियन में व्यूज किस चीज के, इन बकवास चीजों के। अब आप फेसबुक खोल लीजिए और आप डाल दीजिए भाभी ने देवर के साथ ये किया, और देखिए कितना ज्यादा वायरल हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा गंद है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोगों ने गंद मचाया हुआ है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो जर्नलिज्म अपना कोर्स पूरा कर चुकी है, अब वो चैनल्स का चुनाव कैसे करे? बड़े चैनल्स की तरफ जाए जो उनकी फैंटेसी है, जो कॉलेज में भी वो डिस्कस करते होंगे, यार वहाँ लग जाएंगे, इंडिया टुडे ग्रुप में चले जाएंगे, लाइफ सेटल हो जाएगी। सबसे बड़ा आप जैसे तहलका दिल्ली से ज्वाइन करें। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये होता है जो इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम जॉब दिलाएंगे, ठीक है, प्लेसमेंट देंगे, आप इतनी फीस दे दीजिए और उसके बाद आप कोर्स कर लीजिए और मांगिए वो प्लेसमेंट। वो आप ही के अंदर 7-8 कमियां बता देंगे
और कहेंगे कि जाइए, आपके अंदर ये नहीं है, अगर आपको करना है तो इंटर्नशिप कर लीजिए, जिसमें आप ही से पैसा मांगेंगे इंटर्नशिप के लिए भी। तो बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का। और यहाँ पर अब बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी पत्रकार बनने की सोच रहा है तो बहुत पेशेंस उसे चाहिए। अगर उसे यहाँ सक्सेस होना है, पहली बात तो 10% चांस है कि वो यहाँ पे सक्सेस होगा। आपके मैं तो पास क्लियर सी बात बोलता आपके पास हूँ, या मेरे बड़े पास चैनल नहीं, में? मैं हर उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जो मीडिया इंडस्ट्री में आ रहा है बहुत बड़े सपने देखकर। तो अगर आप लड़के हैं तो सिर्फ 10% चांस है कि आप आगे बढ़ पाएंगे और यहाँ काम कर पाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में आए और उन्होंने मीडिया में काम किया और 10-15 हज़ार तक उन्होंने 2-2, 3-3 साल अपने बर्बाद कर दिए 10-15 हज़ार की सैलरी में, और उसके बाद उन्होंने ये इंडस्ट्री ही छोड़ दी और वो चले गए। मैं छोड़ के भागने वालों में से नहीं था, हालत मेरी भी कुछ ऐसी ही थी, पर मैंने अपना ही प्लेटफॉर्म शुरू किया। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं भागूंगा नहीं। और आज भी कोई बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, लगभग 25-30 हज़ार रुपये महीने का कमाता हूँ मैं, पर भागूंगा नहीं, करता रहूँगा। जनता की एक्चुअली क्या है कि मैं इनकम से ज़्यादा दुआएं कमाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरी फैमिली में सब हर कोई कमाने वाला है, तो फैमिली को मुझे कोई पैसा नहीं देना होता, तो जो भी मैं कमाता हूँ वो मेरे ही लिए होता है। तो सैलरी वगैरह स्टाफ की निकालने के बाद 30-35 हज़ार जो बचते हैं उसे मैं यूज़ करता हूँ, माइक लाता हूँ, कैमरे लाता हूँ, अलग अलग चीज़ें मैं लाता रहता हूँ, करता रहता हूँ, गरीबों की भी हेल्प करता हूँ। बहुत सारा जो मेरा पैसा यूट्यूब से आता है तो वो मैं डोनेट भी करता हूँ लोगों को। जी। तो अगर अभी आपसे कोई जुड़ना चाहे, कोई भी युवा, जर्नलिज्म करा कोर्स किया हो या ना किया हो, क्या आपके साथ जुड़ सकता है वो? बिल्कुल वो जुड़ सकता है अगर हमारे आप जैसा साथ विजन है तो? जी, बट हम लोग पैसा इतना नहीं दे पाएंगे। आप पैसे हमारे तो साथ जुड़ के सीख सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के एक सोशल अवेयरनेस वाला काम कर सकते हैं। अगर आप एज ए वॉलेंटियर काम करना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में काम सीखना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पर ये सोच के नहीं जुड़ सकते कि आप बहुत ज़्यादा पैसा हमारे साथ कमा लेंगे। मैं किसी को भी झूठे सपने नहीं दिखाता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इस मीडिया इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा शोषण है कि अगर आप, मैं लड़कियों की भी बात करूं तो लड़कियों को भी जब तक वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं तब तक उनको कोई बड़ा पद नहीं मिलता है। मतलब लोग नोच के खाने के लिए बैठे हैं, और यहाँ पर तो ऐसा है कि लड़कों का भी शोषण हो रहा है, लड़कियों का भी शोषण हो रहा है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री जैसा हाल है। तो यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं काम तो सिर्फ 10% चांस है कि आप सक्सेस होंगे। अब देखिए ना, मैं बचपन में था तब भी अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह जी और चित्रा त्रिपाठी जी ऐसे ही दिखा करते थे, ऐसे ही बात किया करते थे। आज मैं 22 साल का हो गया हूँ, आज भी ऐसे ही दिखते हैं। ये एंकर तो है? ये कुछ नाम है, एंकर पत्रकार है ये सर, ये एंकर्स हैं और ये पत्रकार भी हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है हमारे देश के लिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टोरीज इन्होंने एक्सपोज की हैं। इन्होंने आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे बाबाओं को जेल पहुंचाया है। तो बहुत अच्छे अच्छे काम लोगों ने किए हैं। पर आप सोचिए ना, ये 5-6 नाम ही क्यों नजर आते हैं। मतलब जब मैं कॉलेज में था या जब मैं 8th में था तब मैं पत्रकार बनने का सोचता था, तो मैं सोचता था श्वेता सिंह। और आज के बच्चों से मैं, मतलब 6 साल, मुझे 7 साल हो गए उन बातों को बीते हुए, आज भी बच्चे श्वेता सिंह बनना चाहते हैं, आज भी बच्चे अंजना ओम कश्यप बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें भी कुछ रिटायरमेंट का प्रावधान हो, जिससे कि नए बच्चे आगे आए, क्योंकि इन लोगों ने पूरे की पूरी इंडस्ट्री को घेर कर रखा है। मतलब ये लोग आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं किसी को। और अब तो एक और कमाल की बात कि इनके बच्चे भी पत्रकार बनने लगे इन लोगों के। तो अब नेपोटिज्म भी यहाँ पे होना शुरू हो गया है। तो बहुत ज़्यादा कठिन है। मैं तो नेशनल में गया ही नहीं, क्योंकि नौकरी मुझसे होती ही नहीं। मैं मतलब अपनी ज़िंदगी बहुत शांति से जीना चाहता हूँ, और इन लोगों को मैं बिल्कुल भी डील नहीं कर सकता। तो इसलिए, क्योंकि मैं किसी की सुन नहीं सकता, तो ये मैं अपना काम अपने ही तरीके से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। और मेरा कहना ये है कि अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपके अंदर गट्स हैं, तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और जनता के मुद्दे उठाइए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। एक नौकरी में 3 साल आप बिताएंगे और 3 सालों में आप 5 लाख तक कमा पाएंगे। पर अगर आप 2-3 साल अपने प्लेटफॉर्म को दे देते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लाखों रुपए महीने का कमाएंगे। मीडिया का काम है जो भी हो रहा है उसको जनता तक पहुंचाना जी। और एक कम्युनिटी के खिलाफ या कम्युनिटी के साथ चलना। कम्युनिटी मतलब एक मीडिया की कम्युनिटी जो एक साथ करके प्रस्तुत करे हर चीज़ को। और जनता जो है अपना बिजनेस कर रही है,
नौकरी कर रही है, पढ़ा रही है, सुबह से लेके शाम तक वो 10 क्या 20 चीज़ें गलत होती हुई देखती है और चुपचाप बिस्तर पर जाके सो जाते और अगली सुबह फिर से वही शुरू होता है। सब्जी लेने से लेकर बस में चढ़ना, मेट्रो, हर जगह गलत ना कुछ दिखता ही है। अगर जनता के पास फ़ोन है, वो रिकॉर्ड करे डेली की गतिविधि, कोई सब्जी वाला मिलावट कर रहा है, कोई सीवरेज वाला गलत चीज़ कर रहा है, कोई ये कूड़ा चीजें बंद उठाने हो वाला। जाएंगी, ये ये चीज़ें अगर आपको प्रोवाइड कर दी जाए आपके नंबर पे, सिर्फ फुटेज वो अगर प्रोवाइड करे विद जो कि एविडेंस है, ये सब करते हैं और फिर हम मौके पे जाते हैं, पुलिस बुलाते हैं, रेड करते हैं, बंद कराते हैं अड्डों को। हम बहुत सारी वीडियोस मेरे पास आती है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप अपलोड करते हैं सब? बिल्कुल, मैं अपलोड भी करता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ और जवाब भी मांगता हूँ प्रशासन से। तो फिर प्रशासन वहीं का वहीं है कि जवाब देता है? जवाब तो देना ही पड़ता है जब जनता के बीच में हम किसी तो कॉलर क्या जवाब देता है? जवाब देखिए इसी तरीके के होते हैं, हमें फोन्स आते हैं फिर इनके डिपार्टमेंट से और वो कहते हैं कि आपने ये शिकायत की थी हाँ। और हमने इस पे एक्शन ले लिया है। ले लिया है जी, और लेते भी हैं कि? लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं एक्शन। आप जनता के बीच में चले जाइए किसी भी मुद्दे को लेकर, एक आम आदमी भी अगर ट्वीट कर दे तो एक्शन जरूर तो होता है। जनता में पावर है, बहुत पावर है, सोशल मीडिया में बहुत पावर है। जनता में तो पावर अगर होती तो ये भ्रष्टाचार होता ही नहीं। सोशल मीडिया में बहुत पावर है, जनता में कोई पावर नहीं है। मैं तो जनता को सबसे ज्यादा मतलब पावरलेस मानता हूँ, जिनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। सिर्फ एक शक्ति है वोट की, वो भी शराब और पैसे के लालच में वो किसी को भी दे देते हैं। मतलब आप समझिए कि ऐसे 20% वोटर्स हैं जिन्होंने पूरे देश का सत्यानाश किया हुआ है। इलेक्शन के एक दिन पहले इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको अच्छे रोड नहीं चाहिए, इनको अच्छी नाली नहीं चाहिए, इनको अच्छा विकास नहीं चाहिए, अच्छे स्कूल नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। इनको तो भैया 500 रुपए की एक शराब और 1000 रुपए चाहिए, और जो ये देगा ये उसे ही वोट देंगे। तो ऐसे जो वोटर्स है ना, इन लोगों ने हमारे देश का सत्यानाश किया हुआ है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि पब्लिक की जो पावर है एक वोट की, वो भी खराब होती जा रही है। उसके अलावा तो पब्लिक को कोई पावर है नहीं। पुलिस के डंडे से लेकर नेता की मनमानी तक सब पब्लिक पे ही चलती है। ठीक है हिमांशु जी, बहुत लंबा हो गया आज का जी, पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ मिलके और बहुत अच्छा रहा नितिन जी ये पॉडकास्ट। और आशा है कि जनता जो इसे देख रही है वो अपनी लाइफ में चीज़ों को बदलेगी और जुड़ेगी हमारे साथ, हमारे चैनल को देखेगी और जो भी गलत होता है वो हमें भेजेगी और लगातार हम इस तरीके की चीज़ें करते रहेंगे। क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद जनता आपसे उम्मीद भी ज़्यादा रखेगी। आपको जान चुकी है, आपका विजन जान चुकी है और वो ये भी जान चुकी है कि जनता को करना क्या है, जी, और अब वो ये भी जानती है कि आपसे जुड़ना कैसे है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब कंप्लेंट्स जो हैं वो परिवर्तन में परिवर्तित होंगी, रेवोल्यूशन होगा। तो तहलका, अब तहलका नहीं, अब एक रेवोल्यूशन होने वाला है। तो तहलका दिल्ली को हम देखते रहेंगे, आगे देखते हैं कहाँ तक तहलका मचता है, और उम्मीद करेंगे कि तहलका एक दिन रुके, कि तहलके की ज़रूरत ना हो, दिल्ली इतनी सुंदर, शांत और सेफ हो, ताकि हम भी शांति से न्यूज़ पढ़ पाए। ताकि हम भी स्टूडियो में बैठे फिर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी। थैंक यू।